लाइक दे आर इन द फर्स्ट ईयर एंड लाइक सर मेरे को ड्रीम है, मेरे को यूपीएससी करनी है, तो मैं कैसे शुरू करूँ? आप ये सारी चीजें देखना चालू करें इन योर प्री फाइनल ईयर और फाइनल ईयर। ठीक है, उसके बाद यू कैन डिसाइड कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। फॉर्चुनेटली इट वर्क फॉर मी। मेरे मेंस में भी ठीक ठाक मार्क्स आ गए, इंटरव्यू में पिछले वाले से थोड़े से कम थे, बट हाँ ठीक है, गुड इनफ। फाइनली रैंक आ गई। एक चीज है आपके हाथ में जो आप कर सकते हो, वो है मेहनत। और जो एक चीज है जो आप पा सकते हो अपने एक्शन से, वो है सेटिस्फेक्शन। मैंने हर पॉसिबल गलती कर दी, राइट फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट। ठीक है, जो भी एक इंटरव्यू कैंडिडेट इंटरव्यू रूम में कर सकता है, मैंने सारी गलती कर दी। Karthik Verma sir is IIT Roorkee graduate, and now he is he's selected in this year in civil services, and he's expecting IPS service this year. And Karthik Verma sir has been very close from the college itself. He was a part of sports fraternity, and I was also part of sports fraternity, and so we have been connected. And today I'm really glad inviting him here, and kind of would want to cover his journey, want to ask his how his journey had been. So thanks a lot, sir, for being here. Thank you, Preem. It's a pleasure that you have invited me here on this platform. I'm very happy to be here and talk about my journey, whole UPSC process, and all the insights I have to share with everyone watching this podcast. Absolutely, sir. Absolutely. So, sir, let's start from the very basic, from the zero itself. थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, मतलब आप कहाँ से हो, एंड लाइक हाउ वाज योर अर्ली चाइल्डहुड, आपका एजुकेशन एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, थोड़ा आप उसके बारे में बताइए. Right. So I was born in Alwar, Rajasthan. Basically, मेरी फैमिली राजस्थान की ही है। मेरा both पैटर्नल एंड मैटरनल बैकग्राउंड अलवर का ही है। मेरे फादर स्टेट सर्विसेज में है, एंड ड्यू टू दैट जो इनिशियल ईयर्स थे मेरे लाइफ के, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में रहे विद इन राजस्थान। सो इट वाज अ ट्रांसफरेबल जॉब। थोड़ा बहुत राजस्थान घूमा है मैंने, बट नियर अराउंड 2002 वी केम टू जयपुर एंड वी सेटल्ड हियर। सो लगभग पिछले 20 साल से हम जयपुर में हैं। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में मेरे फादर, एज आई सेड, ही इज इन स्टेट सिविल सर्विसेज, एंड माय मदर इज अ गवर्नमेंट टीचर इन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, एंड आई हैव अ एल्डर ब्रदर जो अभी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है। एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स में हुआ है। कोई बहुत बड़ा स्कूल या बहुत कॉन्वेंट स्कूल टाइप का कुछ नहीं था, एक बेसिक इंग्लिश मीडियम टाइप का स्कूल। उसके बाद मौका मिला आईआईटी में जाने का, तो आईआईटी रुड़की ने मेरे को चुना रादर देन मैंने आईआईटी रुड़की को चुना, एज द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग गोज ऑन। आईआईटी रुड़की में जाके लाइफ काफी चेंज हो गई, एंड दैट दैट इज वेयर द ट्रेजेक्टरी ऑफ माय लाइफ चेंज्ड अ लॉट। या Great, great. So I think you got into IIT Roorkee in 2012, if I'm right, Yep. right? In Yes. 2012, I completed my 12th class, and in the same year, I got selected in IIT. Great, great. And as I can recall that you were heavily involved in sports in college. You were a part of weightlifting team, and like majority of your life revolve around sports. So since that the story was same for me, but I would want to hear your story. Like how was your life at IIT? Like how did you make the most out of it? तो या आईआईटी जाना बहुत ही बढ़िया शानदार एक्सपीरियंस था। मेरे को अभी भी याद है जो ओरिएंटेशन हुआ था हमारा। जस्ट व्हेन यू एंटर आईआईटी, आपको बताया जाता है कि आप आईआईटी में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट है, कैसा है ये वो। तो उस टाइम पे मेरे को लगा था कि देखो, मैं पढ़ता लिखता तो बहुत अच्छा हूँ नहीं, बट आई एम लाइक स्ट्रीट स्मार्ट वे मोर देन एनीवन एल्स हियर। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई, गाना कौन गा सकता है या कौन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है। तो मेरे को लगा कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा, एंड यहाँ पे अपन मचाएंगे अब। बट वहां पे मैंने देखा नेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, गाना बजाने के लिए सिंगर्स आ रहे हैं, पहले से ही क्लासिकल म्यूजिक सीखे हुए लोग आ रहे हैं। एंड सेम वाज द स्टोरी विद द स्पोर्ट्स। मेरे को कुछ नहीं आता था। ठीक है, तो बट मैंने एक चीज डिसाइड करी कि अभी कॉलेज में आ गया एंड इट इज टाइम टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। आप जितना ज्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितना ज्यादा एक्सपोज कर सकते हैं, यू हैव टू डू दैट। तो राइट, यू आर राइट। मोस्टली कॉलेज में मेरे को स्पोर्ट्स या वेट लिफ्टिंग की वजह से ही जानते हैं लोग। आज भी कोई लोग मिलते हैं तो वो यही बोलते हैं कि हाँ सर, आपको जिम में देखते थे हम प्रैक्टिस करते हुए।
बट उससे पहले भी मैंने कुछ किया है, लाइक फर्स्ट ईयर में एनसीसी किया, फिर मैं जो अपने कॉलेज के फेस्ट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें ठीक ठाक काम किया। कुछ और चीजों में इन्वॉल्व रहा, बट वेट लिफ्टिंग और स्पोर्ट्स वाज अ मेजर पार्ट। ठीक है। सो एक तो वो मेरी आइडेंटिटी बना कॉलेज में। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आज भी लोग मेरे को बोलते हैं कि आप वेट लिफ्टिंग में थे ना, दिस वाज द प्राइमरी आइडेंटिटी कि हाँ भाई ये लड़का जो है ये जिम में रहता है और वेट लिफ्टिंग वाले ग्रुप का ये कोर मेंबर है, इस टाइप से। Secondly, what changed with sports is it gave me different values, like discipline, जो मेरे को यूपीएससी की जर्नी में भी बहुत काम आया। uh, ये वेट लिफ्टिंग के टाइम से बहुत बना, क्योंकि आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन, या यू कैन नॉट अचीव अ लॉट इन स्पोर्ट्स इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन। सेम अप्लाइज फॉर यू। आप भी डिसिप्लिन थे, अपन आमने सामने ही अपना फील्ड होता था, अपन को पता रहता था कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। देन इट गिव्स यू परसिवरेंस। वेट लिफ्टिंग में आपको रिजल्ट ऐसा इंस्टेंटेनियस नहीं मिलेगा। आपके मसल्स ग्रो करते रहेंगे, आपकी टेक्निक्स इंप्रूव होते रहेगी, एंड लाइक साल 2 साल तो आपको लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, एंड सडनली यू विल लाइक बूम अप एंड आपका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। सो आपको एक वो परसिवरेंस, कंटिन्यूटी आपको बनाए रखने में मदद करता है। एंड thirdly, it weightlifting particularly, it gives a good combination of team spirit and इंडिविजुअल एफर्ट। ठीक है। वेट लिफ्टिंग प्राइमरली इंडिविजुअल स्पोर्ट है, आप अकेले जाके परफॉर्म करते हो, बट वेट लिफ्टिंग में टीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है टू स्टे मोटिवेटेड, टू कंटिन्यू, टू लाइक वर्कआउट, प्रैक्टिस, एवरीथिंग। एंड ये तीनों चीजें मेरे को यूपीएससी में डायरेक्टली काम आई इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। तो यप, मेरा जो स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था कॉलेज का, वो इस तरीके से मेरे को हेल्प करा। एब्सोल्युटली। इवन मैं भी किसी को जब मिलता हूँ या मैं अभी कॉलेज भी गया था, तो आई आई टेल देम कि बॉस, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ वन क्लब, किसी भी क्लब का। हम्म। इट गिव्स यू आइडेंटिटी, इट गिव्स यू मेन पिलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी भी कॉलेज जाओगे, यू हैव अ फैमिली वेटिंग फॉर यू। इवन आफ्टर 5 years 10 years यू गो देयर, यू हैव अ लेगेसी बिहाइंड यू। विल वेलकम यू लाइक राइट, कि हाँ राइट। यार, ये तो अपना ही बंदा है ना। सो यू विल हाँ। स्टिल विल फील लाइक होम। एंड सेम फॉर मी, लाइक हॉकी इज लाइक होम। Like kabhi bhi jao, I have this huge team waiting for me, welcoming from would love to welcome for me. So I tell them, everybody I tell them कि boss, if you are in college, you have to create an identity, and identity ऐसे ही नहीं बनती। आप एक चीज को पकड़ के लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, तो इंसान देखेगा यार ये हम्म। बंदा इसी चीज में हमेशा मिलता है, तो ये इस चीज से हाँ। एसोसिएटेड है। So I think in college, it's a amazing way to at least create your first identity. उससे पहले हम identity usually नहीं recognize करते हैं before college, but college में 4 साल मिलते हैं आपको identity बनाने के लिए, personality बनाने के लिए। हम्म। So definitely, through you, I really want to convey to people that at least if you are do not have a, let's say, communication skill, written skills, बस किसी न किसी sports का part बन जाओ। The culture is so good that people would love to welcome you. But राइट। because एंड we want to, yeah, please go ahead. लाइक Please go ahead. आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग हियर, कि अगर आपको खेलना नहीं भी आता ना, तो भी आप किसी ना किसी स्पोर्ट्स का पार्ट बन जाओ। आई नो मैनी मैनी ऑफ माय बैचमेट्स, मैनी ऑफ द जूनियर्स जिनको स्पोर्ट्स खेलना बिल्कुल नहीं आता था। उनने बॉल नहीं पकड़ा है, या फिर जो भी स्पोर्ट्स वो खेलते थे, आई वुड नॉट नेम देम, बट वो पार्ट बने और उन्हें काफी अच्छा किया। एंड उनके लिए स्पोर्ट्स आइडेंटिटी बना, और स्पोर्ट्स के लिए वो आइडेंटिटी बने, मतलब वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स उनके नाम से जानने लग गया लगभग 4 साल में। सो लाइक आपको बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए। इट्स अबाउट एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू न्यू एक्सपीरियंसेस। ये जब तक नहीं करोगे तो लाइफ में थोड़ा ग्रो करना क्या मुश्किल हो जाता है। आप वही करते रहोगे, कुएं के मेंढक बने रहोगे, आप घूमते रहोगे। Absolutely. I think on this follow up, like I have this question to you कि अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के सवाल आते हैं कि सर, लाइक दे आर इन द फर्स्ट ईयर एंड लाइक सर, मेरे को ड्रीम है, मेरे को यूपीएससी करनी है, तो मैं कैसे शुरू करूँ? आई एम लाइक बॉस, अभी फर्स्ट ईयर है तेरा, है ना? फर्स्ट ईयर में तो पता भी नहीं था हमको। So for them, what would you advise कि boss, while they are in college, how they should structure their 4 years, like considering ambition also on a priority, like because they would not gonna make money through sports or through any club as such. They will gonna make money through this profession, either go for corporate or go for probably UPSC. But people really do miss out on kind of building upon the personality. So what do you feel that would be the right timeline to get started with the UPSC preparation, according to you? राइट टाइमलाइन जैसी कोई चीज होती नहीं है।
बट फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज इट्स एब्सोल्युटली सबसे गलत जगह है। आपको कॉलेज में घुसते ही किसी और चीज के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। आपको कॉलेज में घुसते ही कॉलेज लाइफ एंजॉय करती है। ठीक है, देर इज नो पॉइंट जहां पे आप ये बोल सकते हो कि हाँ अब एकदम सही समय है, अब जो है मैं स्टार्ट करूंगा, ऐसा वाला पॉइंट नहीं है। बट आप फर्स्ट ईयर में जाइए, कॉलेज एंजॉय करो, आराम से अपना जीवन जियो, एक्सपोज करो अपने आप को। क्योंकि होता क्या है कि अपन कॉलेज में पहली बार आजाद होते हैं। ठीक है, इससे पहले अपन अपने मोस्टली अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं, अगर पेरेंट्स के साथ नहीं भी रह रहे होते तो भी अपन बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड कंस्ट्रेंट वे में जी रहे होते हैं। कॉलेज इज द फर्स्ट प्लेस जहां पे आपको थोड़ी सी आजादी मिलती है। आजादी का मिसयूज मत करो, बट उसका यूटिलाइजेशन तो करो अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर अपने आप को ग्रोथ देने के लिए। ठीक है, ये चीज अगर आपने मिस कर दी फॉर समथिंग लाइक कि मैं यूपीएससी के लिए जाऊंगा, जो मैं ये चीज बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। क्योंकि आप ना तो अपने आप को एक्सपोज करोगे नई चीजों के लिए, अपने आप को ग्रो करने से रोक लोगे, एंड यू आर एंटरिंग अ रेस जहां का एंड बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। लाइक इफ इवन इफ यू आर द बेस्ट पर्सन, कोई गारंटी नहीं है आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने कॉलेज के प्री फाइनल ईयर या फाइनल ईयर पे थोड़ा सीरियस हो सकते हो, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी बट अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए। लाइक प्रेम, आई डिसएग्री विद वन पॉइंट के जैसा तुमने बोला कि स्पोर्ट्स में आपका करियर नहीं बन पाएगा। मुश्किल है, मैं मानता हूँ, बट ऐसा ऐसा भी नहीं है कि नहीं बन पाएगा। अपने भी सीनियर्स है जो अभी स्पोर्ट्स में काफी अच्छा कर रहे हैं। तो हाँ, अगर आपको वो फील्ड भी पसंद है तो आप सीरियसली उसके लिए ढूंढें कि वहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है, वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज है, व्हाट आर दी एवेन्यूज, आप एंटर कहाँ कर सकते हैं, कैसे इसमें पाथ है जो आगे बढ़ेगा। आप ये सारी चीजें देखना चालू करें इन योर प्री फाइनल ईयर और फाइनल ईयर। ठीक है, उसके बाद यू कैन डिसाइड कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। बिकॉज कॉलेज इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म विच कैन लॉन्च यू टू अ न्यू करियर। अभी थोड़ा वो प्लेटफॉर्म एंजॉय करना है अपन को और थोड़ा वहां से लॉन्च लेना है, तो दोनों चीज का बैलेंस होना चाहिए। तो दैट एब्सोल्युटली, वुड बी माय एडवाइस टू एनीवन इन कॉलेज जो ये सोचता है कि यूपीएससी देना है या करियर के लिए क्या करना है। एब्सोल्युटली। आई थिंक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये होना चाहिए कि यू डोंट थिंक फ्रॉम द प्रोफेशन पर्सपेक्टिव, यू थिंक फ्रॉम द एक्सप्लोरिंग पर्सपेक्टिव, कि कोडिंग राइट। करके देख लेता हूँ कैसी लगती है। हम्म। कोडिंग में कैरियर बनाना नहीं बनाना वो अलग बात है, हम्म। कोडिंग करके देख लेता हूँ। मैं थोड़ा प्रॉब्ली डिजाइनिंग सीख के देख लेता हूँ, थोड़ा मैं राइट। डांस वगैरह सीख लेता हूँ, या स्पोर्ट्स में थोड़ा एक्सट्रीम टच करके देख लेता हूँ, जस्ट टू नो हम्म। दैट हाउ वेल डू आई परफॉर्म इन इट। ताकि बाद में राइट। जो भी आप एक बहुत रेशनल डिसीजन लेने वाले हो कि या तो आप इधर जाओगे या इधर जाओगे, वो भी आपके पास एक लिमिटेड डेटा होगा। अगर आपको कभी जाकर के लगे कि नहीं यार मुझे वो वाला पाथ चूज करना चाहिए था, क्योंकि आपके पास सब रेफरेंस पॉइंट है, आपने इतना एक्सप्लोर कर रखा है, तो हम्म। डेफिनेटली आई एग्री विद यू कि आप थोड़ा हाँ, एक्सप्लोर करो उस पूरी तरीके से। इसमें एक एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, लाइक आई वुड गिव माय ओन एग्जांपल। जैसे मैं क्रिएटिविटी या आर्ट में इन्वॉल्व था, मेरे को पसंद था। बट कॉलेज में जाने के बाद मैंने एक प्रॉपर तरीके से डिजाइनिंग चालू करा, सॉफ्टवेयर सीखना चालू करा, वेक्टर्स बनाना चालू करा। ये सारी चीजें समझी, क्या डिफरेंस होता है, क्या डिजाइन स्टाइल होती है, क्या फिलोसफी होती है। एंड एक पर्टिकुलर चीज मैंने बनाना चालू करा, लोगोस। मैं था, मेरा एक और बैचमेट था, हम दोनों ने थॉमसो 2013 का लोगो बनाया, जो अब लेगेसी बन चुका है। उसके बाद मैंने संग्राम का लोगो बनाया, जो कॉलेज की लेगेसी बन चुका है। फिर इसके बाद मैंने कॉलेज खत्म होने के बाद भी कुछ लोगों के लिए, कुछ पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट्स के लिए लोगो बनाए हैं। सो लाइक, एंड दैट गिव्स मी पीस कि भाई ये क्रिएटिविटी का मेरे लिए काफी ऊपर का लेवल है, एंड दिस इज समथिंग आई लव टू डू। अब अगर मैं कॉलेज में इनिशियल ईयर्स में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चूज कर लेता एंड आई वुड हैव नॉट एक्सपोज माई सेल्फ, तो मैं अपना ये वाला डायमेंशन कभी ढूंढ ही नहीं पाता। तो यस, विद दिस एग्जांपल, लाइक आई वुड लाइक टू हाईलाइट द सेम थिंग कि आप एक्सपोज करें अपने आप को, अलग अलग चीजें करें। नॉट विद द पर्सपेक्टिव कि आई विल मेक मनी थ्रू इट, जस्ट लाइक आई probably I may get better, I have something extra about my personality. पैसा तो लाइफ का एक डायमेंशन है यार, खुशी, बट सेटिस्फैक्शन, ये लाइक सब भी तो बट चाहिए। वही है ना कि फर्स्ट ईयर में आके सबसे पहले रेस यही होती है कि हाउ कैन आई बी एट दिस that launching platform that I make the most, either in terms हाँ। of status or in terms of money. So people just start to kind of, वो अपने साल के शुरू के 1-2 साल ऐसा होने लगता है कि अगर मैंने एक्सप्लोरिंग में बिगाड़ दिए तो मैं वो रेस में थोड़ा पीछे रह जाऊंगा। तो यूजुअली पीपल आर कंफ्यूज, सो इट्स फेयर टू बी कंफ्यूज्ड, नो राइट। प्रॉब्लम इन राइट। दैट। बट लाइक नाउ आई हैव दिस हाईलाइट क्वेश्चन टू यू कि आई जब आपका रिजल्ट आया,
मैंने इंस्टाग्राम पे देखा कि एक मीम आपने शेयर किया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन हो गया। आई थिंक वो टीवीएफ का कोई उसका वो मीम मीम था। So I हम्म, really want to hear from you कि how was that day when you saw your name in the list? How was the celebration? How was the feel? थोड़ा बताइए उसके तो बारे में। तो वही पहले तो मीम से ही चालू करते हैं। तो ये मीम है रोडीज का पाकिस्तानी वाला जो वर्जन है। वहाँ पे एक इंसान आता है, मेरा सिलेक्शन हो गया वाला उसका मीम चलता है। तो उसको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि वो सिलेक्ट हो सकता है, बट वो सिलेक्ट होना चाहता है। ठीक है। एंड फाइनली वो ऐसे सेलेक्ट हो जाता है जब वो ऐसा पूरा उम्मीद और वो ये छोड़ के बैठ जाता है कि भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मेरे को लो या नहीं लो। ठीक है। सिमिलर वाज द सिचुएशन विद मी कि मैं अपने काफी अटेम्प्ट्स में आगे बढ़ गया था, मेरी जर्नी काफी लंबी हो गई थी। इतना क्लोजली मैं 2-3 बार फेल कर चुका था कि अभी मेरे को ज्यादा फर्क पड़ ही नहीं रहा था कि भाई तुम ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। ठीक है। बट मेरे को इच्छा थी कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं। ऑब्वियसली आपने इतना समय लगाया है, इतनी एनर्जी लगाई है किसी के लिए, तो आपको इच्छा होगी। एंड लाइक इन ए स्प्लिट ऑफ सेकंड मैं एस्पिरेंट से एक सिलेक्टेड कैंडिडेट बन गया, मैं एस्पिरेंट से एक ऑफिसर बन गया। तो वो जो स्प्लिट सेकंड था ना, उसका बेसिक फील यही था कि अरे मेरी सिलेक्शन हो गई है। मैं तो उससे ज्यादा कोई बेहतर तरीके से डिफाइन कर नहीं सकता था। अ, एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें भी। रिजल्ट आने वाला है, हमें पता है कि अभी कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। 23 मई 2023 को रिजल्ट आया था, उससे थोड़े दिन पहले माहौल बनने लग गया कि रिजल्ट आएगा। और मैं लगभग 15-20 दिन पहले अपने दोस्त से बात करते करते ये बोल रहा हूँ कि यार मेरा सिलेक्शन हो गया ना, मैं ये वाली वीडियो डालूंगा। मैंने ये वाली वीडियो के स्क्रीन वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने वो पर्टिकुलर क्लिप काट ली है, और वो मैंने 30 सेकंड की काटी है क्योंकि मेरे को व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना है। ठीक है। वो कह रहा है ये क्या करता रहता तू। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, रेडी रहना है। तो जैसे ही रिजल्ट आया, पहला एक दो जैसे सबसे पहले मैं मंदिर गया था, घर के ही मंदिर में। फिर मम्मी को बताया, पापा को बताया, इंपॉर्टेंट कुछ एक दो और रिलेटिव्स को बताया। उसके बाद पहली चीज जो करी वो यही करी कि भाई ये लेके बैठे तो पहले ये अपलोड करना। तो हाँ। एंड हाँ, अब इस पे आते हैं कि कैसा लगा। तो यूपीएससी की जर्नी में मैंने अपनी पर्सनालिटी बहुत चेंज करी है। मतलब यूपीएससी जो डिमांड करता है कि आप सिंसियरिटी से बैठ के कमरे में 10-12 या फिर पूरा दिन आप बैठे रहो, पढ़ते रहो, ऐसी मेरी पर्सनालिटी थी नहीं। मेरा बेसिक पर्सनालिटी ये है कि मैं बाहर जाऊं, लोगों से मिलूं, बात करूं, हंसी मजाक करूं, कुछ ऐसा कुछ कुछ करता रहूं। ठीक है। और मेरे को ये अपने जो इंडिविजुअल या फिर जो मेरी कोर पर्सनालिटी है कि लोगों से बात करना है, ये वाली चीज को कभी मरने देना नहीं था। ये मेरे को पहले से ही डिसाइडेड था कि भाई ये नहीं जानी चाहिए, मैं खुद को नहीं मरने दे सकता ऐसे करके। तो मैंने इसीलिए वो मीम शेयर किया था, विच वॉज इन सम वे डिक्लेरेशन के नहीं नहीं, दी ओल्ड कार्तिकेय इज बैक। हो गया अब काम, जितना पर्सनालिटी चेंज करके अपन को काम करना था वो हो गया, अभी वापस आ गया हम। फीलिंग कैसा था? मैं खाना खा रहा था उस टाइम पे, और पहले इंतजार करके कि भाई आज रिजल्ट आएगा आएगा आएगा। खाना थोड़ा सा लेट किया कि 15 मिनट बाद खाएंगे, आधा घंटा बाद खाएंगे, 1 घंटा बाद खाएंगे। रिजल्ट नहीं आ रहा था, लंच का टाइम बीते जा रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है यार, खाना खाते हैं। खाना खाया, बीच खाने में रिजल्ट आ गया। उसमें भी ऐसा होता है कि पहला एक बार यूपीएससी का साइट क्रैश करता है क्योंकि सब लोग देख रहे होते हैं। फिर वो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर लेते हैं। वहां पे पहले एक एड्रेस आता है जो आप पीछे कोडिंग में देख सकते हैं। और यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, मतलब वो पीछे कोडिंग चेक कर रहा है बंदा, बंदा ये चेक कर रहा है कोई फाइल अपलोड हो रही है क्या। सब बैठ के यही काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे माहौल बनना चालू हुआ। एक पर्टिकुलर एड्रेस डाला गया जिस एड्रेस पे वो पीडीएफ अपलोड होना था। एंड इफ यू एंटर इट एट द मोमेंट जहां पे वो बैकग्राउंड में अपलोड हो चुका है, तो आप वो पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है। ऑलमोस्ट उसी मोमेंट पे वो फ्रंट एंड पे भी आ जाता है, बट वहां पे साइट क्रैश कर जाती है यूजली। तो थोड़ा सा आपको जल्दी मिल सकता है। मैंने वही किया, मैंने अपना पीडीएफ वहां से डाउनलोड करा। हो सकता है कि सेम ही टाइम पे निकला हो, बट हाँ ठीक है, मेरे को मेरा पीडीएफ मिल गया था। मैंने अपना रोल नंबर डालना चालू किया, एंड माय हार्ट वाज लाइक थ्रॉबिंग आउट, एकदम बाहर आने को राजी की बस कूद जाऊंगा मैं। एक एक डिजिट डाल रहा हूँ, उसमें से मैच आए जा रहा है आए जा रहा है। ठीक है। डालता गया, वो मैच बने जा रहा है कि ठीक। ऐसा पहला 100 फाउंड, फिर दो और डाले तो 50 फाउंड, फिर दो और डाले तो ऐसा 2 फाउंड, और फिर आखिरी डाला तो 1 फाउंड। मैंने कहा हो गया, हो गया। क्या बात है, क्या बात है। बट बट विश्वास थोड़ी होता है। ठीक है। इतना आपने इतनी बार फेलियर देख लिया होता है, ऐसे विश्वास थोड़ी होता है, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, एक बार वापस से चेक करते हैं।
तो मेरे को अभी इस समय पे जब मैंने पहली बार चेक किया था तो मेरे को अपना रोल नंबर मुंह जुबानी याद था। ठीक है, मैंने डाल के देखा, आ गया। मैंने देख लिया, मेरा नाम आ गया। मैंने कहा ठीक है। फिर वही डाउट कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो मैंने ढूंढा अपना एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में से अभी देख के रोल नंबर डाला कि हाँ सही तो डाल रहा हूँ ना, कुछ गलती तो नहीं है। वो हो गया। फिर मैं हाथ वाथ धो के खाना, मैं मंदिर गया। सबसे पहले मैंने मंदिर में भगवान को थैंक किया कि थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा मेरे को रिजल्ट दिया, इस जर्नी का कुछ आउटपुट निकला। इतने में मेरी मम्मी आ गए थे और मम्मी मेरे को देख रही है, इसको क्या हो गया दोपहर में एकदम से बैठ के जो है ये पूजा कर रहा है। फिर मम्मी को बताया। मम्मी काफी खुश हुई ऑब्वियसली। गले वगैरह मिले। फिर पापा को फोन किया, पापा उस टाइम पे ऑफिस में थे। फिर बाकी रिलेटिव्स को फोन किया, पापा घर पे आए एंड तब से लगभग सेलिब्रेशन चालू था। सेलिब्रेशन काफी लंबा चला, मेरे को लगा अभी हो जाएगा 15-20 मिनट में। तो 15-20 मिनट में आई वॉज सेटल्ड कि हाँ भाई रैंक आ गई है, अभी अपन एक कुछ आउटपुट मिल गया। तो मैं 10-15 मिनट में मैं दिल की धड़कनें नॉर्मल हो गई, मैं भी अपने दिमाग में सेटल हो गया। उसके बाद मेरे को बहुत स्पेशल कुछ लग नहीं रहा था। आई वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट कि अभी आगे क्या करना है। बट लोग सेलिब्रेट करना चालू हो गए थे, अब मैं सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, अब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, और वो सेलिब्रेशन काफी लंबा चला। 3 दिन लगातार चला। घर पे ही कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर उसके बाद जो मेरा नेटिव प्लेस है अलवर, वहां पे एक बड़ा सेलिब्रेशन रहा। कोइंसिडेंटली रिजल्ट के थोड़े दिन बाद मेरा बर्थडे भी था। तो उस बर्थडे पे एक बड़ी पार्टी रखी गई, वहां पे सेलिब्रेशन चला। उसके बाद भी फेलिसिटेशन के नाम पे या फिर कहीं पे सम्मान समारोह के नाम पे ये सारी चीजें चलती रही है। इनफैक्ट अभी तक भी चल रही है। रिजल्ट आए क्लोज टू 2 महीना होने को आ गया है, ये सेलिब्रेशन अभी तक चल ही जा रहा है। अपना सेलिब्रेशन 15 मिनट में खत्म हो गया था, अभी लोग सेलिब्रेट कर रहे क्या बात है, क्या बात है। बहुत सही। हैं। बढ़िया सर, मतलब अभी इन योर माइंड यू आर सेटल कि ठीक है, नाउ आई एम एट पीस विद द जर्नी, द जर्नी हैज कंक्लूडेड भाई। अब देखते हैं कि हम्म। अब अगला अगला पड़ाव क्या है। हाँ। क्या ऐसा। बात है। तो थोड़ा मूव करते हैं, है ना, थोड़ा जर्नी जानते हैं, बिकॉज दैट वाज द आउटपुट, बिकॉज इट वाज हाईलाइट, आई वांटेड टू ब्रिंग इट। मैं उसे लास्ट के लिए या। नहीं बचाना चाह रहा था। सर एक चीज जो लोगों का सवाल आता है, लेट्स से मुझे तैयारी शुरू करनी है ना, तो एक एक इमोशन आता है कि यार कैसे शुरू करूं, मतलब क्या क्या चीज खोलूं, है ना। और या नहीं, मैं थोड़ा वापस जाता हूँ कि जब आपने अपने लिए फैसला किया, तो आपने इवेल्युएट कैसे किया कि बिकॉज you again you were capable for all the fields, you are a pro designer, let's not whatever, like you are a good designer, as you mentioned about your journey, you could have got into corporate side, but you evaluated your decision कि मेरे को यूपीएससी चूज करना है, तो आपने क्या टिक किया था कि भाई these are the things that I am willing to settle for, बेयर मेन्यू इतना मिल रहा है तो मैं यूपीएससी मेरे लिए है, कॉर्पोरेट मेरे लिए नहीं है। तो आपने क्या मतलब प्रोज एंड कॉन्स काउंट किए थे अपने लिए। थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ मैं इस आंसर को प्रॉपरली प्रेजेंट करने के लिए। तो पहले मैं ये बताता हूँ कि यूपीएससी का डिसीजन बना कैसे। ठीक है, और फिर उसके बाद बताऊंगा इवेल्युएट कैसे हुआ। तो यूपीएससी देना है या फिर सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, ये कभी भी मेरा पार्ट ऑफ प्लान था ही नहीं। मतलब मैं फर्स्ट ईयर में आया था विद अ ब्लैंक माइंड कि भाई अब आ गए हैं अपन आईआईटी में, अभी तो जो है कुछ तो हो ही जाएगा। देयर वाज नो प्री सेट टारगेट। और मेरे मेरा 5 ईयर कोर्स था। तो लगभग फोर्थ ईयर के कहीं मिड में, या इनफैक्ट जितना मेरे को ध्यान है शायद 8 सेमेस्टर में कहीं पे ये बात पहली बार उठाई गई कि भाई यूपीएससी देना है। ठीक है। उस समय की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, 2013 के टॉपर हैं गौरव अग्रवाल सर। वो राजस्थान के ही हैं, राजस्थान कैडर से ही हैं। तो वो उस टाइम पे राजस्थान में स्टेट अलॉट होने के बाद ट्रेनिंग पे आए हुए थे। एंड दैट प्लेस इज क्वाइट क्लोज टू माई हाउस। मेरा एक कजन है, साथ ही हम उम्र है, तो हमने बचपन से साथ में पढ़ाई करी है, बड़े हुए हैं साथ में। उसको यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना था। मेरा कोई कोई प्लान नहीं था, पार्ट ऑफ प्लान था ही नहीं। उसको गौरव अग्रवाल सर से मिलना था, तो उसने बोला कि तू भी चल। मतलब समहाउ वेंट लाइक कि हम दोनों गए। एंड वहां पे गौरव अग्रवाल सर से उसने बोला कि सर मेरे को सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, आप बताइए कैसा है। तो गौरव अग्रवाल सर ने बीइंग पोलाइट एज ही इज, उन्होंने मेरे से भी पूछा कि हाँ भाई तुम भी बताओ, तुम भी कर रहे हो। मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम उनके मुंह पे मना किया कि नहीं नहीं सर, मैं सिविल सर्विसेज के लिए बना ही नहीं हूँ, मेरे को करनी ही नहीं है। मैं तो बिजनेस करूंगा, अपन को पैसा कमाना है, पैसे कमाने के लिए जाएंगे।
विद इन फ्यू मंथ्स मेरा डिसीजन पूरा चेंज हुआ। जो मैं बोल रहा था कि बिजनेस करना है या फिर मेरे को उस लाइफ के लिए जाना है, वो सब कुछ चेंज हुआ। और मैंने बोला कि नहीं, सिविल सर्विसेज के लिए तैयार करते हैं, अभी तैयारी करते हैं। अभी ये कैसे हुआ? अ, मेरी मम्मी ने इमोशनल कार्ड फेंका। बोला कि नहीं बेटा, तू मेरे कहने से एक बार सिविल सर्विसेज दे दे, एक बार दे दे, मैं फिर कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है। एंड उस इमोशनल कार्ड पे मैं फंस गया। मेरे को नहीं पता था कि यहाँ पे एक बार दे दे टाइप की कोई चीज नहीं होती है। इट्स लाइक यू, इफ यू एंटर द रेस, तो फिर आपको एक प्रॉपर एग्जिट लेना पड़ता है। आइदर यू एग्जॉस्ट ऑल योर अटेम्प्ट्स, या फिर आप दूसरे सक्सेसफुल गेट से आप बाहर निकलो। ठीक है। तो मैं वहां पे फंस गया। मैंने कहा कि ठीक है, अब अपन, आप इतना कह ही रही हो, इमोशनल कार्ड आपने खेल दिया है, तो करेंगे। मैं देखता हूँ क्या करना है। तो कुछ सीनियर से बात करी मैंने, उनसे पूछा कि कैसे पढ़ाई चालू करनी है, क्या करना है। तो एनसीईआरटीज उन्होंने रिकमेंड करी। एनसीईआरटीज में लेके आया, पढ़ना चालू किया, देखा कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, अटेम्प्ट हो सकता है ऐसा, मतलब बिल्कुल ब्लैंक स्लेट नहीं है अपने लिए ये चीज, या फिर बिल्कुल अनअचीवेबल नहीं है ये चीज, अपन ये कर सकते हैं। वहां पे डिसीजन बना कि अपन यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट देंगे। एंड इट वाज समवेयर इन माय एट सेमेस्टर, लास्ट पार्ट ऑफ एट सेमेस्टर और नाइन्थ सेमेस्टर। वहाँ पे डिसीजन बना, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ना चालू किया। ऑल्दो मैंने कॉलेज में डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि मेरे को वापस से कॉलेज की लाइफ एक बार एंजॉय करनी थी फाइनल ईयर में। बट हाँ, डिसीजन वहाँ पे ले लिया गया था। और जो इवैल्यूएशन था वो इसी तरीके से हुआ कि बुक्स लाई गई, सिलेबस देखा गया, पढ़ के देखा गया कि हाँ पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे, इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ क्वेश्चंस उठा के देखे कि ये देखे देखे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। उन चीजों के ऊपर डिसाइड किया कि हो सकता है या नहीं हो सकता। मेरे को लगा हो सकता है, तो मैंने अटेम्प्ट देने के लिए माना। गॉट इट, गॉट इट। तो बेसिकली आपका ये था कि पहले आप वो मॉम के इमोशनल कार्ड में फंस गए, आपने इवेल्युएट करके देखा कि अचीवेबल है एंड इट इज अ रिस्पेक्टेबल जॉब, डूएबल है, एक बार हम्म। करके देखते हैं। वंस यू आर इन द जर्नी, यू वर इन द जर्नी, दैट वे। उस टाइम पे मैंने जॉब के बारे में देखो ज्यादा कुछ हकीकत बताओ सोचा नहीं था। मैं तो इमोशनल कार्ड पे ही खेले जा रहा था। मेरे को तो बहुत बाद में आके पता चला। इनफैक्ट मेरे को मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में है का मतलब क्या है, ये भी जर्नी चालू करने के 2-3 साल बाद पता चला। नहीं तो मेरे को लगता था कि हाँ ठीक है, सबके ही पापा करते हैं, अपने भी कर रहे हैं। ऐसा। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। हम्म। ठीक है सर, अब मेरा जो मैं जो शुरुआत किया था सवाल, कि जब अगर हाँ। कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, क्योंकि आपने एक मुझे पता है आपने स्क्रैच से उठाया चीज़, इट्स नॉट लाइक आपने बीटेक फर्स्ट ईयर से बेस बिल्ड करना शुरू किया। आपने प्रॉपर हम्म। पूरी प्रिपरेशन एक फेज में रह करके करी है कि हाँ भाई मैं यूपीएससी तैयारी कर रहा हूँ, तो वही कर रहा हूँ। तो जीरो से अगर किसी को शुरुआत करनी हो, तो जैसे ऑब्वियसली लाइक यूजली लोग रिकमेंड करते हैं कि एनसीईआरटी खोल के शुरू करो, बट आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि भाई एनसीईआरटी से पढ़नी चाहिए, बेस कैसे बिल्ड करना चाहिए, फाउंडेशन कैसे बिल्ड करनी चाहिए? फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए तो यार एनसीईआरटी ही है। बट इससे भी पहले एक और मैं चीज लेना चाहूंगा। लाइक एक चीज है अनपॉपुलर एडवाइसेस। तो ये वो चीज है जो मैं अपने जितने भी मेरे पास मेंटीज आए हैं, या फिर जितने भी मेरे से पूछने के लिए मेरे पास आए हैं कि हाँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना, मैंने उनको ये चीज बताई है। तो लाइक, एंड वेयर डज अनपॉपुलर एडवाइसेस कम फ्रॉम? पॉपुलर एडवाइसेस आपको बहुत मिल जाएंगे ओआरएन में, दिल्ली में, बड़ा बाजार रोड पे बहुत आपको पॉपुलर एडवाइसेस मिल जाएंगे। चाय वाला बता देगा आपको, आप चाय, एंड इट इज लिटरली लाइक दिस कि आप चाय वाले से, फोटोकॉपी वाले से पूछ लो कि भैया क्या करना है, और वो बता देगा आपको। ठीक है। बट अनपॉपुलर एडवाइस कोई नहीं देता, विच आर क्रूड बट दे आर ट्रू। ठीक है। तो क्रूड एडवाइस, सबसे पहला, मैं कुछ एडवाइस बताऊंगा, सारे तो नहीं बता पाऊंगा अभी। तो सबसे पहला ये है कि स्केयर अवे वेलकम होना चाहिए। कोई अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, इट शुड बी अ स्केयर अवे वेलकम। स्केयर अवे वेलकम कैसा? अपन जब भी किसी को बोलते हैं कि भाई तू यूपीएससी के लिए पढ़, तो अपन ग्लोरीफाई करते हैं कि आईएएस की नौकरी, आईपीएस की नौकरी और आईआरएस की नौकरी ऐसी है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब मिलेगा और बत्तियां मिलेगी, ऐसा बहुत पैसा वगैरह भी मिलेगा, सिक्योर जॉब है। वी ग्लोरीफाई एवरीथिंग गुड। ठीक है। जो हम नहीं बताते वो ये है कि भाई इसमें स्ट्रगल कितना है। ये 9 to 5 जॉब नहीं है आपका, दिस इज अ लाइफ स्टाइल, एंड इट इज अ 24 आवर 24/7 कमिटमेंट। ठीक है। अपन ये नहीं बताते हैं। तो आप लोगों को जो इसकी हार्ड रियलिटीज है उनके बारे में बताओ कि भाई सबसे पहला तो जो जॉब है वो ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ है, बहुत सारे चैलेंजेस से भरा हुआ है। पहले तो आपको काम बहुत ज्यादा करना है, देन यू हैव टू डील विद सो
सो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस एंड कॉम्प्लेक्स पीपल। आपको पॉलिटिशियन से भी डील करना पड़ेगा, आपको जो लोकल स्ट्रांग होल्ड वाले लोग हैं आपको उनसे भी डील करना पड़ेगा, आपको बिजनेस क्लास वालों से भी डील करना पड़ेगा, आपको अपने सीनियर जूनियर ही परेशान कर रहे होंगे कई बार, ये सारी चीजें हैं। तो एंड इट रियली बिकम्स ट्रिकी। कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जो इसमें काफी ज्यादा परेशान रहे भी हैं, ठीक है, एंड इट इज लाइक इन सम और द अदर पोस्टिंग इट्स वेरी नॉर्मल कि आपको ये परेशानियां आ रही है। सेकंड, सब लोग यहाँ पे आते हैं कि भाई आईएएस बनेंगे और डीएम बनेंगे, बट इट इज अ हार्ड रियलिटी के बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स ऐसे भी निकल जाते हैं जिनकी डीएमशिप बहुत ही छोटी होती है या फिर नहीं होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप सब कुछ कर ले फिर भी आपको ना कुछ हाथ में आए। एंड दिस इज अबाउट द लास्ट पार्ट कि भाई आप अगर सक्सेसफुल हो गए तो भी ये चैलेंजेस हैं, आपको इनके बारे में अवेयर होना चाहिए। बट उससे पहले प्रिपरेशन में आपको कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कितनी लंबी जर्नीज हो जाती है। एंड इट इज अ गेम जहाँ पे आई वुड से कि मैं जैसा बोलता हूँ कि 100 चीजें हैं तो आपके हाथ में एक ही चीज है, आपकी अपनी मेहनत। 99 चीज आपके हाथ में ही नहीं है कि एग्जामिनर कौन से क्वेश्चंस पूछेगा, वो क्वेश्चंस आपको उस मोमेंट पे समझ में आएंगे या नहीं आएंगे, आपने आंसर लिखा, वो एग्जामिनर उससे क्या समझ पा रहा है, वो कितना खुश है, खुश हुआ तो आधा नंबर ज्यादा दे देगा, आपकी रैंक पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचेगी। वो अगर थोड़ा सा चिड़चिड़ा है तो आधा नंबर कम दे देगा, अगेन रैंक पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंचेगी। तो देर आर मेनी फैक्टर्स बियॉन्ड आवर लिमिट्स। ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे 5 लाख लोग अटेम्प्ट देते हैं और 4,99,000 का कुछ नहीं होता है। हर साल की ये रियलिटी है, सिर्फ 1,000 लोगों का कुछ होता है। इवन इफ यू गिव इंटरव्यू, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाता है वो आपकी लाइफ में। सिमिलरली एक और एडवाइस मैं, अनपॉपुलर एडवाइस जो यूपीएससी के हैं उसमें एक और मैं देता हूँ कि डोंट ट्राई। इट इज नॉट अ गेम दैट यू कैन कम कि हाँ भाई ट्राई कर लेते हैं। ये कोई ट्राई बॉल वाला गेम नहीं है या फिर ऐसा कोई लाइट गेम नहीं है ये। यहाँ पे मिनिमम कमिटमेंट 1.5 साल का है, एंड 1.5 साल का कमिटमेंट है विदाउट प्रिपरेशन, क्योंकि एग्जाम साइकिल चलती है इतनी लंबी। आप फॉर्म भरने से लेके फाइनल रिजल्ट तक 1.5 साल का कमिटमेंट है। एंड बी यू कैन नॉट बी हेयर विद एटीट्यूड कि चलो भाई ट्राई कर लेते हैं। आपको अगर ट्राई करना है बेटर है कि आप मत आओ। अगर आपका एटीट्यूड है कि मेरे को ट्राई करना है, मत आइए। आपका एटीट्यूड सिर्फ सिंगल पॉइंट एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मेरे को रैंक चाहिए, मेरे को इस सर्विस में जाना है, उसी के बाद आप यहाँ पे आइए। लास्ट एक और एडवाइस मैं लूंगा, क्योंकि बहुत सारे लिए तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा, ये तो सब कुछ पॉडकास्ट इसी पे ही हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट वाला मैं लेता हूँ, हैव प्लान बी, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स एवरीथिंग कि आप, क्योंकि अगेन जैसा मैंने कहा कि सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, ये बहुत डिफिकल्ट ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है, तो आप यहाँ पे अपने सालों साल द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ योर यूथ आप यहाँ पे नहीं लगा सकते। एंड जस्ट इन केस इफ यू डोंट मेक इट, यू शुड हैव समथिंग इन योर हैंड के हाँ भाई अगर नहीं हुआ तो मैं जीवन में ये चीज कर लूंगा, ठीक है। तो हैव प्लान बी। एंड अगर आप जर्नी अपने अर्ली लाइफ से, अर्ली एज से भी चालू कर देते हो, आप 21-22 साल के ही चालू कर देते हो, एंड लाइक 2 अटेम्प्ट्स 3 अटेम्प्ट्स यू आर नॉट ब्रेकिंग द वॉल, आप किसी एक पर्टिकुलर लेवल से आगे नहीं जा रहे हो, टेक स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स, स्ट्रैटेजिक करियर ब्रेक्स। उसमें क्या करना है कि ऐसा 2-3 साल आप एक ही जगह अटक रहे हो, आप रुक जाओ। आप 2-3 साल, नेक्स्ट जो 2-3 साल आने वाला है आप किसी करियर में चले जाओ, वर्क एक्सपीरियंस गेन करो, हैव अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ल्ड, अपनी सीवी थोड़ा सा बिल्ड करो। एंड इफ यू फील कि हाँ मेरे को अभी वापस आना चाहिए, यू कैन कम बैक। बट आप लगातार यहाँ पे 6 साल लगा दो या फिर इवन मोर, और फिर आपको कुछ भी नहीं मिले, देन यू वुड एंड अप इन अ सिचुएशन जहाँ पे आप 30 साल के 32 साल के हो चुके हो, वर्क एक्सपीरियंस जीरो है, आपका कंपटीशन है 21 साल के बच्चों से जिनकी नॉलेज टेक्नोलॉजिकल ग्रिप आपसे वे मोर है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू compete। तो इसलिए ये अनपॉपुलर एडवाइसेस जो है वो रहेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द बेसिक क्वेश्चन कि यूपीएससी की अभी जर्नी चालू करने का है तो कैसे करना है। हाँ, करना तो देखो एनसीईआरटी से ही पड़ेगा, इससे सिंपल चीज कोई नहीं हो सकती। आप एनसीईआरटी से चालू करो या फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स ले लो, जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, या फिर आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो हिस्ट्री के लिए, या फिर बिपिन चंद्रा आती है हिस्ट्री के लिए, आप वो पढ़ लो। टेक सम लाइट सब्जेक्ट्स, क्योंकि आप ऐसा डर के भाग भी नहीं जाना है। सीधा आपने उठा लिया मिडीवल, उठा लिया आर्ट एंड कल्चर, उठा लिया तो वो थोड़े से क्या डिफिकल्ट सब्जेक्ट है याद करने के लिए।
अगर आपने वो सब्जेक्ट ले लिए, आप वो पढ़ोगे, डरोगे और बोलोगे कि भाई नहीं होगा मेरे से। तो टेक सम लाइट सब्जेक्ट्स। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये पढ़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। अगर वहां पे ही आपको लग गया कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, हाँ तो इट वुड बी बेटर दैट यू डू नॉट कंटिन्यू। बट आपको चालू वहां से करना है, धीरे धीरे रीड करना है। फर्स्ट रीडिंग में या फिर जब आप चालू करो तो ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल बुक को रट के निकल जाओगे या फिर आपको बुक पूरी समझ आ जाएगी। आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आपको अगर चैप्टर के नाम तक याद रह गए ना, दैट वुड बी एन अचीवमेंट। ठीक है। एक बार में बुक समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, अभी चलो ठीक है, चैप्टर के नाम तक तो मैंने ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया, बट यू गेट द जिस्ट कि आपको पहली बार में ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। सो डोंट फोर्स योरसेल्फ, धीरे धीरे चालू करना। रीड द सिलेबस, सिलेबस पढ़ के देखो, हर टॉपिक का कुछ कुछ उठा के देखो। व्हेन यू आर इन ट्यून विद ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द सिलेबस, तब आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक टाइम टेबल बना सकते हो, या फिर मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ये सारे डिसीजंस ले सकते हो। एंड देन यू कैन गो अहेड। तो चालू ऐसा धीरे धीरे बेबी स्टेप से कर। राइट। इवन लाइक जैसे अगर कोई शुरू कर रहा है तो थोड़ा पहले बेसिक फाउंडेशन खुद से बिल्ड कर ले, स्टैंडर्ड बुक्स, हम्म। एनसीईआरटी, एंड देन probably if they would want to evaluate doing coaching or not, how how do you recommend, what's your suggestion कि coaching करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? And I think you also took some mentorship, I think from some club, some group, so if you can talk about हाँ that as well, like how did it help you, या mentorship कैसे help करती है, coaching कैसे help करती है, थोड़ा बताइए। हाँ। तो लाइक कोचिंग पे मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो कोचिंग का जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि कोई भी कोचिंग एब्सोल्युटली अच्छी नहीं होती है, एब्सोल्युटली बुरी नहीं होती। सारी कोचिंग का हिसाब यही है कि कुछ टीचर्स बहुत शानदार होंगे, यू वुड वांट टू टेक देयर क्लासेस, कि आज वो वाले सर की क्लास है या मैम की क्लास है, आज तो जाना है। एंड कुछ टीचर ऐसे होंगे कि हाँ ठीक है यार, आ जाते हैं, पढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा मजा तो नहीं आ रहा है, पर नथिंग झेल लेंगे। स्पेशल। हाँ। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनकी क्लास में से आप बीच में छोड़ के चले जाओगे, एंड इट हैपन टू बी, मैं आई आई रिस्पेक्ट टीचर्स अ लॉट, बट स्टिल कुछ टीचर्स मेरे कोचिंग में ऐसे थे, या जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे ऐसे थे, जिनकी क्लास मेरे को बीच में छोड़ के जानी पड़ी। एंड इट वाज नॉट लाइक नॉट अबाउट द डिसरिस्पेक्ट के आप मेरे को पसंद नहीं हो इसलिए जा रहा हूँ, इट वाज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। मेरे को वहां पे लग रहा था कि यार ये जो 3 घंटा है ना, मैं इस क्लास में बैठ के तो बर्बाद कर रहा हूँ, मैं रूम पे जाके खुद पढ़ लेता हूँ। तो मेरे को वो ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है। तो कोचिंग लेना ना लेना, इट इज कम्प्लीटली अ सब्जेक्टिव डिसीजन। बट कोई कोचिंग अगर ले रहा है तो उसको ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि उसका सिलेक्शन अब तय है। उसको बस एक प्रॉपर गाइडेंस मिल गई है, उसको मे बी सही डायरेक्शन में जाने का तरीका मिल जाएगा। बट मेहनत, बेसिक मेहनत जो है, 99% ऑफ द जो काम है वो आपको खुद करना है। आपको बता दिया है कि गो नॉर्थ। नाउ इट इज अपॉन यू हाउ यू वांट टू गो नॉर्थ। क्या आप चल के जाना चाहते हैं, क्रॉल करके जाना चाहते हैं, भाग के जाना है, हवाई जहाज लेना है, क्या लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग, इनफैक्ट अभी भी मैं कुछ लोगों के कांटेक्ट में आया था जिन्होंने कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं लिया। उन्होंने यूपीएससी में वीडियोस, यूपीएससी के वीडियोस देखे यूट्यूब पे, टॉपर टॉक देखी, और वहां से समझा कि हाँ चीजें करनी कैसे, एंड दे डिड बाय देमसेल्फ। तो उनको गाइडेंस वहां से मिल गया, यूट्यूब के वीडियोस से। आपको गाइडेंस कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए, एंड इफ यू हैव अ प्रॉपर गाइडेंस, मेहनत आपकी खुद की रहेगी। कोचिंग क्लास में, एक क्लास में, अगर आपको ओवर इनकी रियलिटी पता है, तो एक क्लास में 500-600 बच्चे बैठते हैं, जिसमें से प्री 5 या 10 का निकलता है। तो आपको उस भीड़ में जाना है, जा सकते हो, बट उस जाने की गारंटी नहीं है कि आपका निकल ही रहा है कुछ। आप वहाँ पे गाइडेंस ले सकते हो। एंड द सेकेंड पार्ट अबाउट द मेंटरशिप। तो मेंटरशिप, मेरे जो यूपीएससी का जर्नी था उसमें मैंने मेंटरशिप दोनों पर्सपेक्टिव से देखा। मैंने मेंटरशिप ली भी थी, और मैंने मेंटरशिप एज अ मेंटर मैंने काम भी करा था। तो जब मैंने मेंटरशिप ली थी, इट वाज मोर ऑफ अ इनफॉर्मल मेंटरशिप। मेरे सीनियर्स से, या फिर जो मेरे स्कूल के भैया लोग थे, स्कूल में भैया होते थे, कॉलेज में सीनियर्स होते थे, उन सबसे गाइडेंस लिया, कॉन्टैक्ट्स में रहता था। तो मेरा मेंटरशिप वहां से चला। मैं उनको अपनी कॉपीज भेजता था, इवेलुएट करते थे, कोई मेरे को प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ भाई डर लग रहा है, तो ये सारी चीजें उनसे डिस्कस करा। फिर एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उसके साथ मैं जुड़ा, एंड आई स्टार्टेड गिविंग मेंटरशिप इन
सिंस 2021 आई गेस। उस टाइम पे सेम चीज मैं बच्चों के लिए कर रहा था एंड इट वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ माय हार्ट, क्योंकि मेरे को लगता है कि आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे को सही टाइम पे मेंटरशिप मिली थी। ठीक है, नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे कांटेक्ट में अगर कुछ लोग आ रहे हैं तो मैं उनको मेंटरशिप दे पाऊँ। तो मेंटरशिप होने से फायदा क्या होता है, एंड इफ मोस्ट इम्पोर्टेंटली इफ योर मेंटर इज क्वाइट फ्रैंक टू यू, तो आप उससे कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। यूपीएससी इज नॉट ओनली अबाउट स्टडी, इट इज नॉट ओनली अबाउट बुक्स। इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको हर तरीके से अपना जो है ख्याल रखना पड़ता है। इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग एट टाइम्स। तो इफ यू हैव अ गुड मेंटर, ही कैन और शी कैन गाइड यू प्रॉपरली। आपको कब क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको बता सकता है एंड इट हेल्प्स अ लॉट। एंड एज अ मेंटर भी मेरे को ग्रो करने का मौका मिला। जब मैं बच्चों की मेंटर में बना एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे मेरे को लग रहा था कि यार यूपीएससी की जो जर्नी है अभी इससे मेरा कोई आउटपुट निकलेगा नहीं। बट जब मैंने बच्चों को गाइड करना चालू किया, आई आई फेल्ट सो पीसफुल, आई फेल्ट सो सेटिस्फाइड कि इतना जो मैंने इतना लंबा समय दिया है, इतना टाइम दिया है, इट वाज नॉट फॉर नथिंग। मेरे पास हम्म, काफी नॉलेज है, मेरे पास काफी एक्सपीरियंस है एंड इट कैन हेल्प टू चेंज मेनी पीपल्स लाइफ। वो सेटिस्फैक्शन के लिए भी मेरे को बहुत हेल्प किया एंड दैट वाज अल्टीमेटली द कामनेस आई गॉट फ्रॉम दिस मेंटरशिप, जो मेरे आगे के अटेम्प्ट बेटर हो गए। नहीं तो आगे वाले अटेम्प्ट इतने बेटर होना मुश्किल हो जाता फिर। हम्म। Would you like to talk about the initiative you were part of? I think Diya or something. Uh, हाँ, I saw सो a few posts of that. Yeah, या please go ahead. सो द ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर टू ऑर्गेनाइजेशंस। एक है दिया फाउंडेशन, दिया दिल्ली, दैट इज बेस्ड इन दिल्ली। एंड सेकंड इज दैट इज मोर पॉपुलर, सूद फाउंडेशन ऑफ सोनू सूद सर। ठीक है, तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में आए एंड दे स्टार्टेड अ इनिशिएटिव, संभवम इनिशिएटिव। संभवम initiative is about democratizing the UPSC CAC preparation। होता क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में लाखों रुपए की फीस है। ठीक है, एंड वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दिल्ली में बेस्ड है, जहाँ पे रहना आपका, इवन इफ यू आर लिविंग मिनिमली, यू नीड समवेयर अराउंड 10,000 15,000 पर मंथ। ठीक है, हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन शुड, इट इज अ वेरी गुड लेवल के सब लोग साथ में प्रिपेयर, सब लोग साथ में आ जाते हैं जब वो एग्जाम देते हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता। बट इवन फॉर दैट देयर शुड बी अपॉर्चुनिटी। जो जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर डेली नहीं आ सकते, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आप अटेम्प्ट तो दे पाओ, आप एटलीस्ट उस रेस में पार्टिसिपेट तो कर पाओ। एंड संभवम इनिशिएटिव इज अबाउट दैट ओनली। तो यहाँ पे जो भी इकोनॉमिकली, आई वुड से नॉट सो फॉर्चुनेट बैकग्राउंड से हैं, उनको फ्री कोचिंग दिया जाता है ऑनलाइन मोड में। एंड मैंने खुद ने भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं वहाँ पे। एंड देर इज ऑल्सो अ पैरेलल सिस्टम ऑफ मेंटरशिप। मेरे अंदर 30 मेंटीज है, पिछले साल 30 थे, इस साल 30 है वापस से। एंड आई टेक केयर अबाउट ऑल देयर प्रॉब्लम्स, कि भाई किसी को पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, किसी का रिसोर्सेस कुछ खत्म हो गया है, किसी को और किसी तरीके का चैलेंज आ रहा है, कोई परेशान है, लाइक इवन बिफोर प्री मेरे को कुछ मेरे मेंटीज का मैसेज आया था कि सर बहुत डर लग रहा है और पता नहीं कल क्या होगा एंड हाउ शुड आई टेक इट। तो उस टाइप की चीज़ों में भी हेल्प करना। तो द संभवम इनिशिएटिव इट इज अबाउट दैट ओनली। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ वहाँ पे कराते हैं बच्चों से, लाइक इट इज अबाउट द अनसर्टेनिटी ऑफ यूपीएससी। तो आपने पढ़ाई कर ली, आप यूपीएससी के रेस में भाग लिए, बट अगर आप सक्सेसफुल नहीं रहे, तो यू शुड हैव समथिंग, सम लर्निंग विद यू, जो आपको अपनी लाइफ में हेल्प करे। तो वहाँ पे जैसे मैगजीन सेल है, वहाँ पे वेलनेस सेल है, और भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, सब इनिशिएटिव्स आई वुड से, जो बच्चों की एक पर्टिकुलर स्किल को ग्रो करने में हेल्प करता है एट अ वेरी यंग एज, लाइक वेर यू आर अ फ्रेश पास आउट फ्रॉम कॉलेज। तो ये सारी चीजें हैं, काफी अच्छा इनिशिएटिव है। मेरे को खुशी इसी बात की होती है कि हाँ भाई, इट्स पार्ट ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, और वो भी अ, विद्या के तौर पे। विद्या दान मेरे को लगता है सबसे बड़ा दान है, और अगर वो मैं किसी भी तरीके से दे पा रहा हूँ तो मेरे लिए इससे ऊपर कुछ नहीं होगा। Absolutely. I think through you, I would want to take this opportunity कि जैसे आपने बताया ना कि कुछ लोग मेरे को रीच आउट किए जस्ट बिफोर प्रीलिम्स, वो दिल की धड़कन बढ़ रही थी, एंड आई कैन रिकॉल माई स्टोरी लाइक जस्ट लाइक 4 days बिफोर प्रीलिम्स, लाइक फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मेरी दिल की धड़कन इतनी चल क्यों रही है, लाइक
I was trying to tell myself कि boss मैं घबरा नहीं रहा हूँ, I have done preparation well, but still I could not able to control that. दिल धड़क ही रहा है बहुत तेज तेज तेज, मतलब दिमाग खराब. एंड फिर जब जब अगली साल जैसे मेरा 2018 में मैं पास आउट हुआ, मेरा कॉलेज के जस्ट साथ ही हो गया था. देन मेरे दो जूनियर्स थे, वो भी प्रिपरेशन फेज में गए, एंड दे वर आल्सो इन द फाइनल ईयर, एंड लाइक जस्ट बिफोर प्रीलिम्स दे कॉल्ड मी कि सर बहुत घबराहट हो रही है, क्या करना है. मैंने कहा बॉस सी तूने तैयारी की है इसलिए घबराहट हो रही है, अगर तैयारी नहीं की हाँ होती ना तो ये घबराहट नहीं होती. सो अप्रिशिएट हाँ दिस घबराहट, यू कांट रन अवे फ्रॉम इट. यू हैव टू प्रॉब्ली थोड़ा कुछ ऐसा कर ले कि कुछ मूवी मतलब थोड़ा रनिंग करा, वॉक करा, बट यू कांट रन अवे फ्रॉम दिस घबराहट. इट्स सो इनएविटेबल. अगर आपने एफर्ट डाला है तो डर लगेगा ही लगेगा. हम्म सो ठीक है सर. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. एक और चीज जो मुझे लगता है कि मेक और ब्रेक डिसीजन होता है, दैट इवेल्युएटिंग ऑप्शनल. सो हाउ डिड यू इवेल्युएट योर ऑप्शनल जर्नी कि भाई क्या ऑप्शनल चूज करूं? तो आपके क्या प्रोज एंड कॉन्स, आपने कैसे इस डिसीजन को कंक्लूड किया? हाँ तो मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैं सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक एमटेक दोनों किया, और 5 साल सिविल इंजीनियरिंग पढ़ के मेरे को पक्का श्योर था कि अगर मैंने सिविल ले ली तो मैं कभी पास नहीं हो पाऊंगा। तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जो मैंने अपने ऑप्शनल्स के टाइम पे सोचा। अच्छा, अभी ऐसा क्यों सोचा? तो मैंने देखा कि भाई सिविल इंजीनियरिंग वालों का कितना सिलेक्शन हो रहा है। तो इट वाज समथिंग अबाउट कि 2 साल में एक बच्चा निकल रहा है। ठीक है, 2 साल में एक बच्चा, या कुछ ऐसे साल थे जहाँ पे रेगुलरली एक एक बच्चा निकल रहा। मेरे को पता था यार, मैं इंडिया में ना वो एक बच्चा तो नहीं हूँ। मैं मेरी क्लास में मेरे से ऊपर 70 लोग देख रहा हूँ यार, ये कैसे हो गया? तो मैंने पहले तो डिसाइड करा कि भाई सिविल इंजीनियरिंग जो है नहीं लेंगे। ठीक है, आई डोंट नो दैट वाज द राइट डिसीजन और नॉट, बट मेरा थॉट प्रोसेस ऐसे काम करा और मैं इसके आगे चला गया। फिर सिविल नहीं लेना है तो क्या लेना है? तो स्टैंडर्ड जो भी ऑप्शनल चलते हैं कि भाई ज्योग्राफी लेंगे, पब एड लेंगे। तो पहले मैंने सोचा कि ज्योग्राफी लेंगे, ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग है। बट वन ऑफ आवर सीनियर, कॉलेज सीनियर, वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, स्ट्रिक्ट एकदम। मैंने बोला सर ज्योग्राफी लेना, कह रहा बस ज्योग्राफी नहीं लेगा, कुछ भी ले लेगा, जिस सिर्फ ज्योग्राफी नहीं लेना है। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहे ज्योग्राफी के दिन सही नहीं चल रहे, एंड आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट ऐसा बोलते हैं कि यूपीएससी में कुछ कुछ ऑप्शनल्स का समय कभी कभी खराब हो जाता है 3-4 साल के लिए, उसमें नंबर आना कम हो जाता है, फॉर आई डोंट नो व्हाट रीजन। ठीक है भाई, मान लिया कि ठीक है सर नहीं लेंगे, अदरवाइज मेरे को ज्योग्राफी में काफी इंटरेस्ट आ रहा था। फिर मैंने कहा अगला कौन सा सब्जेक्ट है, देखा हिस्ट्री, देखा सिलेबस चेक किया। सिलेबस चेक करने के बाद लगा कि हाँ ये इसमें तो काफी ओवरलैप है, काफी चीजें कवर हो जाएंगी, तो पढ़ना चालू करता है। बट हिस्ट्री इंटरेस्टिंग था, बट प्रॉब्लम वही है कि घंटा 2 घंटा पढ़ा, एक बार देखा फिर बाबर आ जाता है इंडिया में, उसके बाद मेरे को नींद आ जा रही है। तो मैंने कहा ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शनल तो कैरी करके चलना है पूरा साल, साल 1.5 साल 2 साल जितना भी आपका जर्नी है। मैं कहा ऐसे ही सोते रहे तो नहीं बनेगा काम। मैं कहा ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शनल अपन देखते हैं, और अभी ऐसा कोई ऑप्शनल देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री के सिलेबस पढ़ के मेरे को ये समझ आ गया था कि ऑप्शनल से आप अपना जीएस का पार्ट कर सकते हैं। तो मैंने वापस से सिलेबस निकाला, ये देखा कि कौन से ऐसे ऑप्शनल्स हैं जिनमें मेजर चंक ऑफ जीएस पेपर ओवरलैप करेगा। उसमें से सबसे बढ़िया आइडेंटिफिकेशन आया पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस का, पीएसआईआर। ठीक है, पीएसआईआर के लिए अपन ने पढ़ना चालू किया, मजा आने लगा। ठीक है, नींद भी नहीं आ रही थी, काफी इंटरेस्टिंग था। सही में, मतलब आज भी मैं बोलता हूँ कि इंटरेस्टिंग तो बहुत है, ये बहुत अच्छा है। बड़ा है थोड़ा, ये प्रॉब्लम है, बट इंटरेस्टिंग काफी है। तो उसको मैंने लॉक किया कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है। कोई ऐसा एब्सोल्युटली आके, हाँ एक सीनियर से पूछा कि सर पीएसआईआर ले ले क्या, उसने कहा हाँ हाँ बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। उस टाइम पे टीना डाबी मैम का सिलेक्शन हुआ था, टॉपर भी थी पीएसआईआर की, तो यार अच्छा. सब बढ़िया है। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। तो सारी जगह से ग्रीन लाइट मिली, कोई सीनियर मना नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, ओवरलैप कर रहा है। तो ओवरलैप मैंने है. पीएसआईआर को लॉक किया। हाँ, या फिर उससे कंटिन्यू करे, कोचिंग वगैरह करे, ये सारी जो भी नॉर्मल प्रोसेस होता है, फर्दर प्रोसेस होता है। बट हाँ, डिसीजन लेने का तरीका मेरा यही था। काफी लॉजिकल भी है, इमोशनल भी है, बोथ वेज इट इज फिटिंग वेल. सही या एक्सप्लोर किया है. एंड वो चीज तो मतलब आई थिंक समवेयर इट इज हार्ड फॉर अस टू फिगर आउट कि व्हाट वी वांट, बट इट इज इजी टू फिगर आउट व्हाट वी रियली कांट डू. एंड दैट्स वेयर हाँ लाइक हाँ हाँ सिविल इंजीनियरिंग भाई ये तो नहीं करना है, अब देखो अगला क्या है. Even on the other day, हाँ I was discussing with Akshat Singh.
तो अक्षत ने वही बोला कि सर मैंने वो लिस्ट निकाली, देखा, मैंने कहा भाई ये संस्कृत नहीं होगा, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ऐसे पूरी काट दिया कि ये तो नहीं लेना। अब देखो बचता क्या है। एंड आई थिंक इफ हाँ आई हैव टू ऐड योर पॉइंट कि ओवरलैप देख लो कि भाई इवेंचुअली जीएस तो हाँ करना ही करना है, तो उसका अगर तुम थोड़ा सा एक इलोंगेटेड वर्जन, एलेबोरेटेड वर्जन तुम कवर कर लो तो तुम्हारा ऑप्शनली कवर है। फेयर पॉइंट। राइट राइट राइट। ठीक है। सो आई लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now हम्म। my next question is about how's your journey had been like, क्या अटेम्प्ट्स रहे और वो क्या मेंटल और इमोशनल जर्नी रही कि भाई आपने बोला ना कि दे रहा हूँ, फिर फट गया, है ना, दे रहा हूँ फिर हाँ अब तो वो मैं वैक्सीनेट हो गया कि भाई ठीक है अब हो ना हो फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब यू बिकेम सैचुरेटेड दैट राइट। वे। तो थोड़ा बात हाँ बताओ, क्योंकि इन जनरल आई फील 90% ऑफ द लोगों की जर्नी आप जैसी ही रहती है कि मोर और लेस इतने अटेम्प्ट्स लग जाते हैं और मेंटली इमोशनली इतना ड्रेन हो जाते हैं लोग। तो कैन यू टॉक अबाउट दैट? हाँ। सो मेरी जर्नी पहले डिफाइन कर लेता हूँ। मेरी जर्नी सिलेक्शन तक 5 अटेम्प्ट की थी। इसके बाद भी मैंने एक अटेम्प्ट दिया, वो नहीं बना है मेरा, उसकी भी बात करेंगे। तो 5 अटेम्प्ट की जर्नी थी। 2018, 19, 20, 21 और 22 में मेरा सिलेक्शन है। ठीक है। 2018 पे 17 में दिल्ली आए थे 2018 के अटेम्प्ट के लिए, काफी जोश से भरे हुए सब कुछ। ORN की जो भी महंगी महंगी रसोइयाँ हैं जहाँ पे रहने को मिलता है 10 बाय 5 का कमरा, वो सारी चीजें देखी। वो बेसिक चैलेंजेस थे। ठीक है, वहां तो मैं मानता भी नहीं कि वो चैलेंज है। ठीक है, वहाँ कई लोग वहीं पे ही टूट जाते कि यार ये क्या, इतना महंगा कमरा मिल रहा है या फिर कमरा अच्छा नहीं मिल रहा है, लोग वहीं टूट जाते हैं। बट वो तो चैलेंज है ही नहीं, चैलेंज तो बाद में चालू होता है। तो मेरे को 2-4 महीने हो गए पढ़ना चालू किया ये वो। एंड सडनली, मैं मई में चालू किया था मैंने पढ़ना 2017 में। सडनली समवेयर इन सितंबर मेरे को एक जो है थॉट आता है कि अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो। ठीक है, क्योंकि वहां तो अपन रोज हजारों की भीड़ देख रहे हैं और पता है। और कुछ हुआ था आई गेस सितंबर में, उस टाइम पे प्री का रिजल्ट आया था या फिर ऐसा कुछ तो हुआ था 2017 का। ठीक है, उसके 1-2 दिन बाद मेरे को थॉट आता है कि यार अगर मेरा भी यही फेट हुआ तो, मतलब मैं भी ऐसे लोगों की तरह यहाँ पे घूमता रहूंगा क्या? क्योंकि वहां पे तो आपको सब लोग देखने को मिलते हैं, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट। उस टाइम पे मैं भी 5 अटेम्प्ट वालों को देख के बोलता था कि यार इतना तो नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं रुक रहा 5 अटेम्प्ट कौन, क्योंकि बिकॉज यू लुक फॉरवर्ड के यार 5 साल थोड़ी यहाँ पे रहना है। तो पहला 2017 में लगभग 2-3 महीने के बाद मैं ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, काफी एकदम फियर ऑफ फेलियर, वो काफी ओवर पार करा मेरे को। ठीक है, बट मैं अपने आप को एक प्रॉमिस करके आया था कि यार जो है ये जर्नी अपन बिना फिनिश करे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अपन डू और डाई वाले सिचुएशन पे है, और यही है, अपन गिव अप वाली सिचुएशन पे नहीं है। या तो हो जाएगा, नहीं तो मैं अपना पीस, अपना सेटिस्फेक्शन लेके जाऊंगा कि आई हैड गिवन माई, आई हैव गिवन एवरीथिंग, कि इससे ज्यादा मेरे पास था ही नहीं कुछ। ठीक है, सो आई वुड बी टेकिंग दैट सेटिस्फेक्शन विद मी। बट इन दो चीजों में से मैं कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा, आइदर सिलेक्शन या वो वाला सेटिस्फेक्शन। तो गिव अप नहीं करना, ये एक चीज डिसाइडेड थी। फियर ऑफ फेलियर आया, डर लगा, और एकदम जो भी है घबराहट हुई। इधर उधर फालतू कॉल मिलाना भी हुआ कि मैं तो जा रहा हूँ और मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो दिल्ली छोड़ रहा हूँ। बट फाइनली आई सेटल डाउन। मैंने अपने सारे थॉट्स लिखे एक पन्ने पे, हाँ भाई क्यों डर रहे हैं और क्या चक्कर है ये वो, जिसका कंक्लूजन ये था कि ये सारी फालतू की बातें हैं। ठीक है, तो मेरा एक सजेशन ये भी रहेगा कि आपको यूपीएससी की जर्नी में या फिर कभी भी इन लाइफ यू आर फियरफुल, आप एक पन्ने पे अपने सारे थॉट्स विदाउट फिल्टर आप लिख लीजिए और सो जाइए। अगले दिन सुबह उठ के आप एक बार वो पन्ना पढ़ना, यू वुड लाफ सो हार्ड ऑन योरसेल्फ के क्या है यार, क्या सोच रहा था, ये क्या चल रहा है। ठीक है, सेम प्रोसेस मेरे साथ हुआ। एंड उसके बाद मेरे को समझ आया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में या फिर कोई भी लॉन्ग जर्नी में ये एक साइनोसॉइडल वेव होता है। आपको ऐसा वेव चलता रहता है। पहले दिन एक दिन आपको लगेगा कि भाई यूपीएससी तो फोड़ देंगे, फिर आप और मोटिवेटेड हो जाओगे कुछ दिन बाद कि मैं ही तो हूँ डीएम। आईएएस की तो नौकरी ही मेरे लिए बनी थी, जो आज से 100 साल पहले बनाई गई थी, डीएम शिप तो बनी ही मेरे लिए है। फिर थोड़ा ऐसा लगता है कि यार नहीं हुआ तो, फिर थोड़ा और दिन बाद जाके लगता है कि मैं तो गलत ही फंस गया यहाँ पे, ये तो गलत ही जगह है, मैं आई डोंट बिलोंग हियर। फिर वो वापस से साइकिल सही होती है, फिर आपको लगता है कि मैं ही डीएम हूँ, फिर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो गलत फंस गया। दिस इज द साइनोसॉइडल पैटर्न। एंड जो प्रेम तुम बोल रहे थे कि मोस्टली सब लोगों की जर्नी ऐसी ही होती है, तो उसमें एक पार्ट ये भी है, एकदम साइनोसॉइडल होती है। आप किसी को भी देख लो, वो बंदा
एब्सोल्युटली एट पीस आपको नहीं मिलेगा 12 के 12 महीने, आपको एब्सोल्युटली एट लाइक फियरफुल स्टेट भी नहीं मिलेगा 12 के 12 महीने, सब ऐसा खुश दुखी खुश दुखी खुश दुखी चलता रहता। दूसरा, हाँ, अब जैसे ये तो हो गया कि 5 साल की जर्नी थी और साइनोसॉइडल वेव में आ रही है, ठीक है। अभी ब्रेक डाउन हो गया था सितंबर में, बट ऐसा नहीं है कि उसके बाद कभी हुआ ही नहीं। मैंने 2018 का अटेम्प्ट दिया था, एंड समवेयर और दी अदर मैं एक गलत मेंटालिटी के साथ इस प्रिपरेशन में घुस गया था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं होगा। तो ये गलत मेंटालिटी थी, विच आई रियलाइज्ड आई आई हैव पेड अ लॉट फॉर दिस। मेरे को ये मेंटालिटी नहीं रखनी चाहिए थी। मेरे को बाकी लोगों की तरह ये सोचना चाहिए था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है और एकदम बहुत अच्छे रैंक से निकालना है, बट मैंने सोच लिया था कि मेरा नहीं होगा। माई प्राइमरी टारगेट वॉज कि मेरा प्री क्लियर हो जाए। 2018 का प्री क्लियर हो गया, अपन एकदम खुश। मेंस के लिए तैयारी करी, सब कुछ बढ़िया हो गया। मेंस भी ठीक ठाक निकल गया। मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था, बट मेरा मार्जिन बहुत एक्सेप्शनली ज्यादा नहीं था। इट वाज अ गुड मार्जिन। मतलब फेल होने के लिए जो मार्जिन था वो अच्छा मार्जिन था, बट ऐसा नहीं कि एकदम आई वाज डिसहार्टेंड। इनफैक्ट आई वाज मोटिवेटेड कि अरे इतने कैसे आ गए। आई परफॉर्म मोर देन माई एक्सपेक्टेशंस। तो ये हो गया दूसरा अटेम्प्ट। अभी दूसरे अटेम्प्ट में क्या होता है, आई वाज कंप्लीटली मोटिवेटेड कि हाँ भाई पहले अटेम्प्ट में तो नहीं होना था पर दूसरे अटेम्प्ट में होना है। बट दूसरे अटेम्प्ट में एक मेडिकल प्रॉब्लम हो गई तेरे को। मेरा ब्लड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से क्लॉट जमने लगा। एंड इट वाज द रीजन वाज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आप पूरा दिन बैठे रहते हो, मैं पूरा दिन कुर्सी पे बैठा रहता था, तो मेरा पैर एकदम नीला पड़ने लग गया था, बिकॉज ब्लड का वो फ्लो गड़बड़ कर रहा था। वो ट्रेस नहीं हुआ, क्लॉट बना, क्लॉट वो घूम घाम के लंग्स में गया, एंड लंग्स में आने के बाद इट वाज हर्टिंग सो मच कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मैं इतना बड़ा बेवकूफ, मैं ओआरएन में रह रहा हूँ। मैं गंगाराम हॉस्पिटल नहीं गया, मैं बीएल के हॉस्पिटल नहीं गया, विच इज लाइक 100 मीटर और 200 मीटर फ्रॉम माई प्लेस। मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि नहीं यार, घर चलते हैं, जयपुर ही जाके देखेंगे अब तो जो भी है। एंड इट वाज जस्ट लाइक 2019 के प्री से कुछ 10-12 दिन पहले। तो मैं घर पहुंच गया। आई डिड नॉट नो द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। मेरे को लग रहा था कि ऐसा कुछ जैसे मसल पुल हो जाता है उस टाइप का कुछ है। हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बताया कि इन्फेक्शन हो गया, क्लॉट जम गया है, बहुत ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। हॉस्पिटलाइज रखा मेरे को 7 दिन के लिए। बट मैंने उस टाइम पे, मेरे को सबने बोला कि भाई प्री छोड़ दे, छोड़ दे, प्री छोड़ दे, अभी तो जो है बहुत पास आ गया और ये सब गड़बड़ हो गई है। मैंने कहा ना, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ चला जाऊंगा, मैं अपने आईवी लगा के चला जाऊंगा, कुछ भी करके जाऊंगा मैं, पर मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं वहां पे जाऊंगा, फाइट मारूंगा, रिस्पेक्टेबल तरीके से फेल होके आ जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट गिव अप नहीं करना। फिर वो मेंटालिटी के बाद मैं डिस्चार्ज हो गया था टाइम से, प्री से पहले। मैं गया एग्जाम वगैरह देने, वहां पे एग्जाम भी बढ़िया तरीके से पास हो गया, सब कुछ सही हो गया। बट उस टाइम पे इसी सिचुएशन से रिलेटेड एक मेडिकेशन मेरी चल रही थी, विथ समवेयर और दी अदर लाइक इट इफेक्टेड माई माइंडसेट, इट इफेक्टेड माई थॉट प्रोसेस। आपको कई बार होता है जैसे हार्मोन्स रिलीज में कुछ मेडिसिन ऊपर नीचे कर देती है। Absolutely. उस टाइम पे मैं जितना ज्यादा घबराने लग गया था ना, वो दैट वाज द मोस्ट आई रिमेम्बर इन माय लाइफ टाइम। मतलब फॉर नो रीजन मैं घबराए जा रहा हूँ, घबराए जा रहा हूँ, कुछ मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मेडिकेशन चल रही है, मेडिसिन लेना भी जरूरी है। उसमें ये हुआ कि जस्ट बिफोर द मेंस एग्जामिनेशन मैं एकदम गिव अप मोड में आ गया। मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि हाँ ठीक है, दे देंगे, ऐसा निकलना करना तो कुछ नहीं है। आई डिड। फिर मेरे को ऐसा लगा था कि बहुत मैंने पूरे परफॉर्मेंस दिया, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से भी बुरा जाने वाला है। बट जब मार्क्स आए तो सेम मार्क्स, सेम मार्जिन। मैंने कहा यार इतना बुरा करने के बाद भी इतना मैं वहीं खड़ा हूँ, ऐसे कैसे? मतलब कुछ तो बात है अपन में। फिर फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आया था जहाँ पे मेरा फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होने लग गया था। लाइक आई यूज टू फील के यार 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए और कुछ नहीं निकल रहा है, मैं चीजें तोड़ दूंगा। मेरे मतलब दैट एंगर, दैट लाइक रिलीज ऑफ एनर्जी जो आपको चाहिए होता है अपने अंदर से, मेरे को लिटरली ये थॉट्स आते थे कि भाई अभी डंडा लेते हैं, छत पे जाते हैं, जो भी चीजें पड़ी हैं वो सब तोड़ देते हैं, डंडा तोड़ दूंगा मैं पूरा एकदम, टेरिस पे जो लगी हुई है फाइबर वगैरह पे सब तोड़ दूंगा। नहीं करता था मैं वैसा सोच के रह जाते थे, बट हाँ थॉट्स आते थे। काफी फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था। उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से मैं घर आ गया, विच विच वॉज फॉर्चुनेट फॉर मी, क्योंकि अगर मैं घर नहीं आता तो मेरा मेंटल हेल्थ मेरे को लग रहा है काफी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में पहुंच जाता, गलत जगह पहुंच जाता। एंड मेंटल हेल्थ इज समथिंग विच पीपल डोंट टॉक अबाउट इन ओपन में, इतना कंफर्टेबल होते नहीं है, टाबू पोजीशन बना रखा है।
घर पे आने के बाद कोरोना के टाइम पे मेरे को एक मौका मिला घर वालों से वापस से रिकनेक्ट होने का। मैं चिल रहने लग गया। थर्ड अटेम्प्ट मेरा, मैंने कहा कि हाँ ठीक है, इस बार फोड़ देंगे, मचा के आएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। थर्ड अटेम्प्ट का इंटरव्यू आया, इंटरव्यू दिया मैंने, सब कुछ खुशी खुशी चल रहा है, रिजल्ट आया, मेरा फाइनल रिजल्ट में नहीं हुआ। एंड आई वॉज नॉट एट ऑल अपसेट, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं अपने लिए 3 अटेम्प्ट दे के आया था कि 3 अटेम्प्ट में अपन को फुल दे देना। थर्ड अटेम्प्ट में मैंने पूरा दे भी दिया था और मैंने बोल दिया था कि आप जो है, मैं तैयारी नहीं कर रहा, क्योंकि इट्स डिसाइडेड। 3 अटेम्प्ट देने थे, होना था होना था, नहीं होना था नहीं होना था, नहीं हुआ। रिजल्ट आया, रिजल्ट के थोड़े दिन बाद आए मार्क्स। अब मेरे को वही उम्मीद थी कि भाई आज से पहले अपन 50-50 मार्क्स पे फेल हो रहे थे, तो वही 50 मार्क्स के मार्जिन से फेल हो रहे होंगे। बट मेरा मार्जिन था 5 नंबर, एंड 5 नंबर आउट ऑफ 2025 मार्क्स। ठीक है। अभी इतना थिन मार्जिन पे आने के बाद आपसे छोड़ा नहीं जाता है, नो मैटर आपने अपने आप से क्या प्रॉमिस कर रखा था। विदाउट प्रिपरेशन फोर्थ अटेम्प्ट दिया, प्री निकल गया वापस से। मेंस के लिए मैंने कुछ नया करने की कोशिश करी, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, उस टाइम पे प्री और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम था, बहुत टाइम मेरे को मिला नहीं, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करना या इम्प्रूव करने वाला पार्ट हो नहीं पाया मेरा। फिर इंटरव्यू रह गया, मतलब मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया विद अ मार्जिन ऑफ 3 मार्क्स। अब मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है यार, ये अब तो गेम खत्म करना पड़ेगा, ये सब तो ये 5-3 क्या चल रहा है। फिर फिफ्थ अटेम्प्ट 2022 में मैंने लिखा, और इस टाइम पे मैंने कुछ चीजें इंप्रूव करी, मतलब जो मैं सेट पैटर्न पे चल रहा था कुछ चीजों के लिए, वो मैंने हटा के मैंने कहा नहीं, तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। वो चीजें एक्सप्लोर एक्सप्लोर करी, फॉर्चुनेटली इट वर्क फॉर मी। मेरे मेंस में भी ठीक ठाक मार्क्स आ गए, इंटरव्यू में पिछले वाले से थोड़े से कम थे, बट हाँ ठीक है, गुड इनफ। फाइनली रैंक आ गई, आईपीएस एक्सपेक्टिंग मैं बन गया। अभी फाइनल लिस्ट आएगी तो होपफुली बन भी जाएंगे, ठीक है। बट रिजल्ट आया 2022 का, खुशी का माहौल, सब कुछ पार्टी वार्टी सब चल रही है। बट उसके 5 दिन बाद क्या है, प्री था, और मेरे को इतना समझ आ गया था कि आईएएस वाली रैंक अपनी नहीं फंसी है, ठीक है। तो मैंने कहा चल दे लेते हैं एक और बार प्री तो। वैसे भी अपने पिछली बार पिछले 5 प्री दिए हैं और पांचों के पांच निकले, तो अपने ऐसे गड़बड़ तो है नहीं, तैयारी कैसी भी हो। भगवान से डील करके मैं गया था कि भगवान अगर आपको लगता है कि मेरे को आईएएस बनना चाहिए, तो एक बार मेंस लिखने का वापस से जो है मौका दे देना। और अगर आपको लगता है कि भाई जो है ठीक है, काफी है, तो यहीं से ही बाहर निकाल देना मेरे को, है ना। मेंस में ले जाके फेल मत करना, बस मेरा डील ये था कि फेल करना है तो अभी करना। मेंस में ले जाके फेल नहीं करना मेरे को। ठीक है भाई। तो मैंने पेपर 1 देना चालू किया। हाँ। अ, ये 2023 का प्री है, ठीक है। एंड आई वुड कम बैक टू वन ऑफ योर रेफरेंसेस, जहाँ पे तुमने बोला था कि मैं अपना जब प्री दे रहा था तो दिल 4 दिन पहले ऐसा धड़क रहा था और समझ भी नहीं आ रहा था क्यों। मेरा छठा प्री है, नौकरी मेरी लग चुकी है, आईपीएस वाला नंबर आ चुका है, ठीक है। इसके बाद भी एग्जाम हॉल में घुसते टाइम भाई डर लग रहा था। तो एवरीवन लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, आप कितना ही अटेम्प्ट दे लो, कितना ही धुरंधर हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, एग्जाम हॉल में घुसते टाइम डर लगता है। इट्स वेरी नेचुरल। बट आपको वो डर को बोलना है कि हाँ तो खेलेंगे ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा एटीट्यूड आपको बना के चलना पड़ेगा। तो अपन थोड़ा बहुत डर लेके घुस गए। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले मैं कुछ चीजें अपने आप को रिमाइंड कराता हूँ, ठीक है, ताकि इफ सो दैट आई परफॉर्म वेल। सबसे पहला ये है कि एवरीवन इज इक्वली अनप्रिपेयर्ड। अगर तुम भी अपना अटेम्प्ट याद करोगे तो तुम्हें डर इस बात का नहीं लग रहा था कि मैंने कौन से चैप्टर पढ़ लिया, तुम्हें डर इस बात का लग रहा था कि यार वो चैप्टर तो नहीं छूट गया, या वो टॉपिक तो नहीं छूट गया। ठीक है। आप फालतू की बातों पे ऐसा। ऊपर से इसमें यूपीएससी की सबसे खराब बात क्या है, ओ आर की। आप चाय के लिए खड़े हो, पीसफुल, आप 10 रुपए का अपना चाय का वो लेके खड़े हो, और आप कह रहे हो कि चलो ठीक है, जनता को देख लेता हूँ मैं आसपास जो जा रही है। अभी जनता वहां पे फालतू की बातें कर रही है कि भाई युगांडा के प्रेसिडेंट था, वो वो आदमी था, उसकी बहू की ननद को ऐसा ऐसा कर दिया था, ये पूछ लिया यूपीएससी ने तो। अभी आपकी चाय आधे में अटक गई कि हाँ यार, युगांडा के प्रेसिडेंट की फैमिली तो मैंने पढ़ी ही नहीं है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, कोई रैंडमली आपको कोई क्वेश्चन आगे पूछता है, आपको लगता है कि यार ये मेरा छूट गया। आई रिमाइंडेड माई सेल्फ कि एवरीवन इज इक्वली अनप्रिपेयर्ड। मेरा कोई चैप्टर छूटे, किसी और का कोई दूसरा चैप्टर छूटा, तो ज्यादा लोड नहीं है, जितना मैंने करा है दैट इज इनफ। दूसरा, मैं कोई ईगो नहीं रखता था कि एग्जाम हॉल में घुस रहे हैं। कई बार अपने ऐसा होता है कि पॉलिटी मेरे को अच्छे से आती है, हिस्ट्री मेरे को अच्छे से आती है, तो अपने अंदर एक ईगो रहता है कि भाई पॉलिटी का क्वेश्चन आया तो अपन तो जो है मार के ही जाएंगे। अपन उस क्वेश्चन पे अटक जाते हैं। जिस क्वेश्चन पे 30 सेकंड आपको इनको देने चाहिए, वहां पे 2 मिनट 2.5 मिनट तक दे दिया, वो क्वेश्चन आता भी नहीं है, बट अब दिमाग में है कि 2-2.5 मिनट दे दिया तो अब तो मार के जाएंगे, वो भी ऐसा सब्जेक्ट जो मेरे को आता है।
आप वहां पे पक्का गलत टिक करके आओगे, बहुत ही कम चांस है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको आता है उस क्वेश्चन में, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन में आप 30 सेकंड से ज्यादा रुक गए, मतलब आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है भाई, आप छोड़ो आगे बढ़ो। ठीक है। तो ऐसा कोई मैं ईगो नहीं रखता था, तो ये दो चीज मैं अपने आपको याद दिलाता था, फिर एग्जाम हॉल पे घुसता था। एग्जाम का पैटर्न चेंज इस बार। मैं एग्जाम हॉल में बैठ के, मेरे को 23 मई को जितनी खुशी नहीं हुई थी कि भाई सिलेक्शन हो गया, रैंक आ गई है, उससे ज्यादा खुशी हो रही थी प्री के एग्जाम हॉल में बैठ के। फॉर्चुनेटली मेरी जो सीट थी वो एंड में कोने वाली सीट थी। तो कोई मेरे को हंसते हुए और ये सब नहीं देख रहा था, बट मैं लिटरली वहां पे हंस रहा था कि वाह क्या किस्मत है भाई, सिलेक्शन हुआ तो ऐसे वाले टाइम पे हुआ। क्योंकि अच्छा हुआ रैंक आ गई, मतलब आई वाज सेलिब्रेटिंग देयर कि अच्छा हुआ रैंक आ गई, क्योंकि ये प्री तो भाई जो है नहीं निकल रहा। फिर सी सेट, तो पेपर वन वॉज डिफिकल्ट, दैट्स ओके। पेपर टू तो डिजाइन ही इसलिए किया था कि कोई इंजीनियर जो है निकाल ना ले ये पेपर। ठीक है। अभी इंजीनियर्स की क्या आदत होती है, मेरा सी सेट का प्रिपरेशन रहता था निल, दोनों पेपर के बीच में 3 घंटे का गैप मिलता था, जिसमें मैं 1 साल पहले का सी सेट का पेपर उठाता था, रीजनिंग मैथ्स का क्वेश्चन देखता था और वहां पे रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन ही करके आता था, इंग्लिश नहीं करता था, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा डाइसी रहता है कौन सा आंसर सही बैठेगा। मैथ्स और रीजनिंग में इट्स एब्सोल्यूट कि अगर आपका आंसर आ गया तो वही आंसर है। ठीक है। तो वही स्ट्रैटेजी लेके चले गए वहां पे अपन। वहां पे पेपर ऐसा आ गया कि आपसे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। ठीक है। एंड इट्स ऑन रिकॉर्ड के पहला शायद ये ऐसा पेपर होगा यूपीएससी प्रीलिम्स सीएससी प्रीलिम्स का, जिसका सी सेट का पेपर पेपर होने के महीने भर बाद तक अभी तक डिस्कस हो रहा मार्केट में कि नहीं यार ये तो क्वेश्चन गलत था और जो यूपीएससी ने गलत कर दिया है, ये तो नहीं करना चाहिए था। तो मैं तो अपने आप में मान चुका था कि भाई पेपर वन में ही फेल हो गया, जीएस वाले पे ही फेल हो गया। घर पे आके इवेलुएट करा तो पेपर वन में तो फेल नहीं हुआ था, इनफैक्ट वहां पे मेरे ऐसे 105 टाइप के मार्क्स आ रहे थे, जो इस बार में तो पता ही नहीं कौन से यूपीएससी से डायरेक्ट ही कॉल कर दे कि भाई आपके इतने मार्क्स आ गए तो आ ही जाओ आप सीधा ही। बट पेपर टू में मैं फेल हो गया, पेपर टू का मेरे को बना नहीं। ठीक है। फिर यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट अपनी जो जर्नी है वो मैं एंड मान चुका था। ठीक है। बट आईपीएस मिलने के बाद भी मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं सोचूंगा कि एक और अटेम्प्ट देना चाहिए। एंड दिस इज नॉट अ थॉट विच इज कमिंग आउट ऑफ माई पार्ट, बट इट हैज बीन गिवन टू मी। जैसे आईपीएस बनने के बाद भी आप, प्रॉब्लम क्या आती है, आप जब भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो ना, आपके दिमाग में जो फैंटेसीज चलती है वो ये फैंटेसीज चलती हैं कि मैं जब डीएम बन जाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा तो क्या करूंगा। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम होता है XYZ IAS, ABC IAS। सो द ड्रीम इज ऑलवेज IAS। सीट है 180, वैकेंसी आती है 1000। ठीक है। तो बचे हुए कुछ ऐसा 820 लोग अब या तो वो फालतू हो गए, बट कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होना पड़ता है। बट सेटिस्फेक्शन ये वाला आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने हमेशा एक जो सपना देखा था वो ये देखा था कि डीएम के ऑफिस में बैठ के क्या करूंगा। अभी आपको एकदम से पता है कि अब मेरे को एसपी बनना है। अभी एसपी वाले तो सपने ही नहीं थे यार, मेरे को पता ही नहीं है मेरे को एसपी ऑफिस में करना क्या था। पेपर आ अब मैं गया। बैठ के सोच रहा हूँ कि हाँ ये तो सिलेबस के ही बाहर हो गया मेरे। अब मैं बैठ के सोच रहा हूँ यार एसपी बन गया है, ये मतलब सही भी है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, ये कुछ काम भी करने को मिलता है क्या। डीएम वाले तो बहुत सपना देखा था कि डीएम बन के ये करेंगे, डीएम बन के वो करेंगे, एसपी वाला तो कभी नहीं देखा। कोई नहीं, मेरे को उसमें भी मतलब कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे लिए आईपीएस बेटर चॉइस है, और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा भी लगता था कि मेरे को आईपीएस ही मिलेगा राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ माई जर्नी। तो मेरा एंड तो बढ़िया था। अभी दुनिया को क्या तसल्ली नहीं होती आपकी खुशी से, दुनिया को आगे उंगली करना ही होता है। तो दुनिया है इतने रूड कमेंट्स के ठीक है आईपीएस ठीक ही है नौकरी, बट आईएएस बन जाओ तो देखना, दे दो और अटेम्प्ट, जितने अटेम्प्ट है सब दे दो। सो दैट वाज सो रूड। बट जब क्या एक लिमिट से ज्यादा लोग बोलने लग जाते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि आपको एक बार देख लेना चाहिए, वो चीज रिव्यू कर लेनी चाहिए। तो हाल फिलहाल मैं वो रिव्यू वाले स्टेज में हूँ कि भाई क्या सही में इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है या फिर लोगों को पता नहीं है। एंड आई वुड टेक माई डिसीजन, बट आई एम हैप्पी with the service I'm getting. I am happy with the IPS.
आगे क्या करना है इसका डिसीजन कुछ महीनों बाद लिया जाएगा, एक बार लबासना का चक्कर लग जाए उसके बाद लिया जाएगा। बहुत सही, मतलब सर यू रियली टुक मी थ्रू द जर्नी की क्या? मैं दे रहा हूँ, मेरा हो रहा है, मेरा कट रहा है। और ये तो हाँ। बिल्कुल मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई कम अक्रॉस, जिन लोगों से मेरी बात हुई है इन द सिविल सर्विसेज, चाहे उनका सिलेक्शन हुआ या फिर वो एस्पिरेंट है, the result has been because they are in the journey is because of collective consciousness, how everybody is perceiving what. So जैसे राइट। IFS सर्विस है, IAS सर्विस है, IPS, तो एक perceived image IAS की बढ़ा रखी है, तो everybody is like until if you don't have this, तो भाई you haven't done much in your life. हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी पे वो चीज सूट ना करे, बट क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं, जैसे मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जांपल लेता हूँ कि रेलवेज, जैसे हमारे में होता है ना कि अगर रैंक बेटर है तो रेलवेज वुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस, बट जो हाँ। रेलवेज में जाकर के जो लोगों की हालत खराब हो रखी है काम करते वक्त, लाइक दे आर सेइंग कि बॉस मेरी रैंक थोड़ी कम आ जाती तो ज्यादा बेटर रहता, आई चोज रेलवेज बिकॉज एवरीबॉडी वुड टेल कि इस रैंक पे तो रेलवेज ही जस्टिफाइड है ना। हाँ। तो आई आई थिंक ऐसे जो होता है सही के लिए होता है, बट कहीं ना कहीं हमारे कुछ बहुत फैसले हमारी सोसाइटी हमारे लिए डिसाइड करती है, बट एट आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक एक स्टेज के बाद हमें वो अवेयरनेस आ जाती है, यार मैंने इस प्रेशर की वजह से ये डिसीजन लिया था, नाउ इट हैज नॉट टर्न आउट वेल फॉर मी, नाउ आई वुड वांट टू चूज व्हाट रियली आई वांट, व्हाट फिट्स ऑन माय राइट। पर्सनालिटी। बट आई थिंक ये बेसिक लेवल पे आप अचीव कर लेते हो, उसके बाद वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली जर्नी शुरू होती है। हाँ। सो इसी में मैं एक एक इंसान का मेंशन करना चाहूंगा। एक मेरा फ्रेंड है, वो आईएफएस ऑफिसर है, और 2020 के एग्जाम में उसका रैंक 25 आई गेस, वैभव रावत नाम है। मेरे को उससे ज्यादा क्लैरिटी वाला कोई इंसान नहीं मिला अभी तक कि उसको क्या बनना था। 25वीं रैंक पे इंसान कुछ भी बन सकता है, वो होम स्टेट में आईएएस बन सकता है, विच इज द लाइक द बिगेस्ट ड्रीम सिविल सर्विसेज में जब आप एंटर करते हो। ठीक है। उसको क्लियर था कि मेरे को आईएफएस बनना है, एंड उसको क्लियर बस इसलिए नहीं था कि बाहर रहने का मौका मिलता है, एम्बेसीज में घूमने का मौका मिलता है, नहीं। उसको पता था क्या काम होता है, स्ट्रैटेजीज कैसे बनाते हैं, किस तरीके से डिप्लोमेटिक वर्क काम करता है, और उसको उस चीज में इंटरेस्ट था। तो आपके पास जब इस टाइप की क्लैरिटी होती है ना, तो आप जो सोशल फ्रेम्स है जो आपके दिमाग पे डालने की कोशिश करी जाती है, आप उससे काफी काफी अच्छे तरीके से अपने आप को डिफेंड कर सकते हो और इम्प्रूव कर सकते हो। उससे भी बोला गया था कि भाई 25 रैंक आई है, एएस भरना चाहिए था तेरे को, अभी अपनी चॉइसेस चेंज कर सकता है क्या, मिनिस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स निकालते हैं, ये सारी चीजें उसको बोली गई थी। बट उन्होंने कहा ये क्या फालतू की बात है। तो इस टाइप की क्लैरिटी अगर किसी इंसान के हाथ में आ जाए, स्पेशली एस्पिरेंट्स के हाथ में, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। absolutely, absolutely. I think the decision comes from the point of awareness is the most solid decision. फिर वो unshakable है। राइट। हाँ। तो थोड़ा मूव करते हैं आगे। आपका जैसे आपने कहा कि बॉस बी प्लान होना चाहिए, आपका बी प्लान क्या था, मतलब कि ये नहीं हुआ तो ये तो एटलीस्ट रोजी रोटी यहाँ से निकाल लेंगे अपना। अरे मैं बी प्लान से पहले है ना अपने बाकी प्लान्स बताता हूँ। तो बचपन से यार मैं बहुत ही, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत एम्बिशियस इंसान था, मैं बिल्कुल एम्बिशियस इंसान नहीं था। मेरे को सबसे कम काम करने वाली चीज चाहिए थी। ठीक है। तो फर्स्ट चीज जो मेरे बचपन में मैंने खुद के लिए सोची थी एज अ करियर ऑप्शन, वो था बकरी चराना। ठीक है। क्योंकि मेरे घर के सामने बकरी चराने वाला आता था, वो मेरे को ठीक काम लगता था कि आप आओ। क्योंकि वो बेसिकली हमारे घर के सामने आके ही बैठ जाता था पेड़ के नीचे, और बकरियां खुद चल रही होती थी। मैंने कहा यार ये तो सही काम है, यहाँ पे तो बैठना है पेड़ के नीचे, मैं भी बैठ लूं। फिर आया कि कम पढ़ाई में क्या बन सकते हैं, या फिर किसका क्वालिफिकेशन कम है। ठीक है। अब मैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट का नाम तो नहीं लूंगा, बट मेरा क्राइटेरिया यही था कि कम पढ़ के क्या बना जा सकता है। ठीक है। तो अपन वो बनेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे कि भाई मेरी मम्मी चिंता करा करती थी कि ये कुछ कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। तो अ, मतलब मम्मी को ये चिंता थी कि ये 12वीं के बाद किसी कॉलेज में जा भी पाएगा या नहीं जा पाएगा। ठीक है। फिर आईआईटी में हो गया। मम्मी खुद ही सरप्राइज थी कि मेरे लड़के का आईआईटी में हो कैसे गया। इसके बाद आईआईटी में गए तो अभी एस्पिरेशंस भेड़ बकरी चराने वाली तो नहीं हो सकती है।
मैं थोड़ा आगे मूव करा कि हाँ इंजीनियर बन जाएंगे, कॉर्पोरेट लाइफ में चल जाएंगे या कुछ कर लेंगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अ, वो भी हो गया। उसके बाद सिविल सर्विसेज का आ गया। अब आता है प्लान बी, कि सिविल सर्विस में नहीं होता है तो क्या करा जाए। ठीक है, तो सिविल सर्विस में नहीं होता है तो क्या करा जाए। अगेन, बीइंग दी अनएम्बिशियस गाय आई एम, मैंने इजीएस्ट ऑप्शन चूज करना चालू करा कि भाई क्या हो सकता है। मैंने कहा सिविल इंजीनियर है, सर्टिफिकेट या फिर अपन को वो लाइसेंस तो मिल ही जाएगा, वो सब अपन जुगाड़ लेंगे। अपन है ना ठेकेदारी करेंगे, मतलब ठेकेदारी में नाम मेरा रहेगा, अपन अपॉइंट कर लेंगे और अपन ठेकेदारी करेंगे। पहला मेरा टारगेट जो था वो ये था। फिर वापस से ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ा पढ़ लिख चुके हैं अभी, अभी मतलब मजा नहीं आएगा ठेकेदारी करते हुए, तो अपन एक काम करते हैं, वापस से एजुकेशन वाली साइड में जाएंगे, पढ़ेंगे और फिर कोई नौकरी ले लेंगे कॉर्पोरेट में। तो एक प्लान भी बना कि अपन एमबीए करेंगे कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटी से, गैप को फिल करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई। फिर ऐसा लगा कि यार ये भी फिजिबल नहीं है 3 साल से, जब मेरे 3 अटेम्प्ट हो गए थे कि 3 साल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अभी और पढ़ना, उसके बाद करियर स्टार्ट करना, दिस इज नॉट फिजिबल। तो मैंने सोचा कि अभी और क्या किया किया जा सकता है। एंड फाइनली जो एक प्लान भी, एक मैं बोलूँगा कंसोलिडेटेड वे में मेरे सामने आया था, वो ये था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगा, यूपीएससी की ही कोचिंग में टीचिंग लाइन में जाऊंगा। एंड इट इज एक्चुअली अ वेल पेइंग जॉब। आपको टाइम लिमिटेड देना होता है, आपको पता होता है कब क्लास है कब क्लास नहीं है, यू हैव टू पुट इन लेस एफर्ट्स कंपेयर टू द अदर टास्क वी आर टॉकिंग अबाउट। नॉट लेस, वहाँ पे भी एफर्ट तो लगता ही है, एफर्ट है। नॉट, हाँ डी मीनिंग नहीं है मेरी जो सेंटेंस है। तो ये मेरा प्लान बी था जो रहा। फिर कुछ प्लान भी मेरे घर वालों ने भी मेरे लिए रखा। मेरे को स्टेट सर्विस का भी नहीं देना था, तो मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरे को स्टेट सर्विस दिला दिया। एंड इट वाज एट अ टाइम जब मैं अपने थर्ड अटेम्प्ट का इंटरव्यू दे चुका था, तो मेरे दिमाग में ये था कि यार कभी देना तो है नहीं, अभी घर वाले ऐसा पीछे पड़े हुए हैं तो फॉर्म भर देते हैं, अपना क्या जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ, फाइनल लिस्ट में नहीं आया। वो फॉर्म भर रही की जो प्री वाली डेट थी वो आ गई। मैंने कहा ठीक है यार, 3 घंटे की बात है, कहीं सेंटर आएगा जयपुर में दे देंगे। ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैंने कहा कि जयपुर में कहीं सेंटर आएगा, होम डिस्ट्रिक्ट है मेरा, तो वहाँ दे देंगे। बट हमारे यहाँ पे आरपीएससी को लगा कि इनको सेम डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं देते, इनफैक्ट सेम डिवीजन में भी नहीं देते इनको सेंटर, इनके डिवीजन चेंज करो। तो मेरा आया मेरे घर से 500 किलोमीटर दूर, अदर साइड ऑफ राजस्थान। अब मैंने कहा ठीक है, नहीं जा रहे, बात खत्म, कौन अपने 2 दिन खराब करे। एंड दिस वाज अ टाइम जहाँ पे मेरा प्री और मेंस के बीच में यूपीएससी वाला प्री और मेंस का टाइम चल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं जाएंगे। फिर मेरा दोस्त का भी कोइंसिडेंटली उसी जगह पे आ गया, उसने वो जिद पे पड़ गया कि नहीं नहीं चलेगा 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 चलेगा। मैंने कहा यार कुछ नहीं पड़ा, कह रहा मैं गाड़ी चलाऊंगा तू चल बस। मैंने कहा ठीक है यार, अब सब इतनी जिद कर रहे हैं तो चल लेते हैं। वहां पहुंच गया, बेमन से अटेम्प्ट दिया, फुल इंटेंशन के साथ अटेम्प्ट दिया कि फेल होके आना है, नहीं तो मेंस लिखना पड़ जाएगा यार इसका। अनफॉर्चुनेट मैं ऐसा किया था, मेरे दोस्त से पूछा कि भाई ज्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं कि कम अटेम्प्ट करने होते हैं, उसने बोला ज्यादा अटेम्प्ट करने होते हैं। पेपर उसी साल डिफिकल्ट आ गया, और वो पेपर ऐसा आ गया जिसमें कम अटेम्प्ट करने होते हैं, तो मैं मेरी तरफ से फेल होने के लिए गया हूँ, मैं कम अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक है। विच कोइंसिडेंटली सही चॉइस बन गया कि कम ही अटेम्प्ट करने थे, ज्यादा अटेम्प्ट करोगे नेगेटिव होगा, आप बाहर हो जाओगे। मेरा प्री निकल गया, मेंस निकल गया। तो जब उसका मेंस दिया मैंने और मेरा मेंस भी निकल गया, आई एम अवेटिंग इंटरव्यू कॉल। राजस्थान में 3-3 साल का साइकिल होता है आरपीएससी के एग्जाम का। जब ये वाली चीज आ गई तो एक प्लान बी या प्लान बी डैश ये भी बन गया कि स्टेट सर्विसेज में भी जाया जा सकता है। सो प्लान बी वॉज कि मैं यूपीएससी की कोचिंग इंस्टीट्यूट में या इंडस्ट्री में चल जाऊंगा, एंड प्लान बी डैश वॉज कि मैं स्टेट सर्विसेज में जाऊंगा। ये था। आई फील कि अगर अगर कोई इंसान तैयारी कर रहा है तो उतने इंटेंशन के साथ तैयारी करनी चाहिए कि आपका प्लान भी रेडी हो जाए कि भाई आपने जो चीज़ परस्यू करी है वही आप उतना अच्छा कर गए कि आप उसी में टीचर बन जाओ। मेरा भी यही था कि भाई अगर मैं गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालना हो तो लोगों को पढ़ा तो दूंगा क्योंकि मैंने खुद के लिए अपने लिए पाथ पेव किया है। हम्म। Right. Now I have this interesting question that I usually ask to all of the guests about wellness, about health, and like you personally had been also a victim of it. I had been a victim of it. So this UPSC really takes a toll on person's health.
बहुत लोगों को दे लिटरली ब्रेक फॉर द सर्वाइवल, मतलब एम्बिशन तो गई बात, दूर की बात है, लोग सर्वाइवल के पर आ जाते हैं. If you had any, if you had, मतलब you have mentioned your example, if you had seen any other example, or and then the subsequent question would be कि what would be your advice कि भाई इतना टाइम तो हेल्थ को देना चाहिए, और एटलीस्ट ये these are the preventive measures one should take. हम्म तो यार, हेल्थ पे यहाँ पे दोनों ही एस्पेक्ट से बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ. मैं दोनों ही चीज़ों को, इनफैक्ट यूपीएससी की जर्नी के बाद मैं मेंटल हेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गया. आपका फिजिकल हेल्थ का जो टूल है, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है यहाँ पे. आप रेगुलर वर्कआउट्स में नहीं जा सकते, एटलीस्ट उतना वर्कआउट तो नहीं दे सकते जितना आप यूजुअली कॉलेज टाइम पे या फिर अपने जो भी इससे पहले जीवन में कर रहे थे उस टाइम पे दे रहे थे. दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो है कि आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं होते. आप किसी और जगह होते हो तो आपको प्रॉपर रिसोर्सेज भी नहीं होता. आप नॉर्मल वॉक्स कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट जो रहने का तरीका है वो तो यही है कि आपको एक लाइब्रेरी में या फिर अपने जो भी रूम है उसके टेबल पे बैठ के पढ़ना है. ठीक है. तो वो बैठे रहने से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. आपका वजन बढ़ने लग जाता है, आपका जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है एंड अदर प्रॉब्लम्स है. जैसे मेरे को आउट ऑफ नोवेयर एक ब्लड का प्रॉब्लम हो गया. ठीक है. तो ये सारी चीजें बहुत रेगुलर हो जाती हैं अगर आपकी जर्नी लंबी हो जाए. रेगुलर इन द सेंस कि जो लोग ज्यादा रुके हुए हैं उसमें ये ज्यादा देखने को मिल जाता है. ठीक है. एंड सैडली सीरियस कैंडिडेट्स के लिए, सीरियस कैंडिडेट्स में ये ज्यादा होता है, क्योंकि वो ही होते हैं जो 12-12 घंटे बैठ के अपने टेबल पे पढ़ रहे होते हैं. इसके लिए मेरा एडवाइस ये रहता है कि यार आपको बेयर मिनिमम तो मेंटेन करना पड़ेगा. लाइक व्हेन यू एंटर यूपीएससी प्रिपरेशन, आप अपनी एक लाइफस्टाइल डिफाइन कर रहे हो. आप ये डिफाइन कर रहे हो कि मेरे को अपने आने वाले 60 साल या जितना भी जीवन है अभी, वो कैसे जीना है. एंड इट कैन नॉट बी विदाउट विदाउट अ डे जहाँ पे फिजिकल वर्कआउट इन एनी फॉर्म इज पार्ट ऑफ योर रूटीन. ठीक है. तो वो आधा घंटा जब आपको लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना ही है तो आप अभी से ही इंक्लूड करो. यूपीएससी प्रिपरेशन इज नॉट ओनली अबाउट स्टडी, इट इज नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक्स. इसको पूरा अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने वाली बात है. तो आधा घंटा आप तभी से इंक्लूड करो. जैसे मैंने लेटर पार्ट में इवनिंग वॉक्स चालू किया था. मेरा ये कॉलेज टाइम से ही मेरे साथ रहा है कि मैं टाइमिंग बहुत खराब रहती है मेरी चीज़ों की. मैं ऐसे टाइम पे बाहर निकलता हूँ जहाँ पे कोई नहीं होता है. जैसे मैं सुबह 5:30 बजे 6 बजे बाहर निकल जाता था दिल्ली में. तो मैं इसीलिए निकलता था कि कोई ना मिले, मेरे को भीड़ नहीं चाहिए, मेरे को दोस्त नहीं चाहिए, मेरे को कोई ऐसा जानकार नहीं चाहिए जो मेरे को हाय हेलो करे और मेरा टाइम खराब हो. शाम को भी मैं ऐसे टाइम पे, घटिया टाइम पे निकलता था, 4 बजे 3:30 बजे, धूप हो रही है, मैं अकेला सड़कों पे घूम रहा हूँ. ठीक है. तो ऐसा कोई टाइम, जो भी आपको टाइम सूटेबल हो आप वो चूज कर लो. इवनिंग वॉक या किसी भी तरीके का लाइट वर्कआउट, आपका फिजिकली बॉडी चलती रहनी चाहिए. ठीक है. दिस मेंटल हेल्थ ये ज्यादा सीरियस इशू है, क्योंकि जैसा पहले भी मैंने बोला, ये बात नहीं होती है इस चीज के ऊपर. देर आर वेरी वेरी फ्यू पीपल जिनको आप ओपनली बोल सकते हो कि हाँ यार, मेरे को डर लग रहा है और मेरी हालत खराब हो रही है, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई इमोशंस, आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई थॉट्स. ये जिन लोगों के साथ शेयर कर दो वो बहुत ही कम लोग होते हैं. तो आपको ओपन होना चाहिए. आपको एक ऐसा दोस्त बनाना चाहिए जिससे आप सारी चीजें शेयर कर पाओ. एंड दोस्त अगर सेंसिबल हो तो वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके. आपको एक कम्युनिकेशन रखना चाहिए अपनी फैमिली के साथ. आप, क्योंकि अल्टीमेटली जो अपन को डर लग रहा होता है वो अपने खुद के हारने का भी नहीं लग रहा होता. अपन को डर लग रहा होता है कि अगर मेरे पेरेंट्स की या मेरी फैमिली की जो एस्पिरेशंस है वो हार गई तो अपन अपन खुद अपनी खुद की इज्जत कुछ नहीं होती है अपने मन में. Yes. मैं हार गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अगर कोई ऐसा काम है जो मेरे घर वालों को नहीं पता है कि मैं उसके अंदर हूं और मैं हार गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को खुद को ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट अगर कोई ऐसा काम है जो मेरे घर वालों को पता है कि मैं कर रहा हूँ और वो मेरे से उम्मीद करते हैं कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा, एटलीस्ट आई वुड गिव माई बेस्ट. अगर ऐसी किसी चीज में मैं हार गया तो इसमें बहुत फर्क पड़ेगा. ठीक है. तो आप उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करते रहिए जिनकी एस्पिरेशंस, उम्मीदें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेशन आपको ये बताएगा कि उन उम्मीदों से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप खुद हो उनके लिए. उनका बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन उनके बच्चे के नाम के आगे कुछ 3 लेटर देखना. और ये चीज आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किल हो जाती है. कम्युनिकेशन नहीं होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, दूर रहते हैं.
अपन रेगुलरली इमोशन शेयर नहीं कर पाते। डर लग रहा है, आपको रोना आ रहा है, आप बिल्कुल रोइए। बिल्कुल, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि भाई जाके रो, फूट फूट के रो। लड़का हो लड़की हो, ये दिस शुड बी जेंडर न्यूट्रल। कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप रोइए, क्योंकि जब तक आप रोएंगे नहीं ना, अपने अंदर का जो डर है, जो दिल में बैठा के रखे हुए वो बात, वो बाहर नहीं आ पाएगी। आपको ये करना चाहिए। एंड इफ द केस इज लाइक सीरियस, आपको काफी ओपनली प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैं एक मेरा दोस्त है मुंबई का, वो प्रोफेशनल हेल्प ले रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मतलब वो भी काफी इस चीज को समझता है कि हाँ ठीक है, मेरे को जरूरत है और हो रहा है। आज की सोसाइटी या फिर आज सोशल मीडिया ज्यादा दिमाग खराब करता है, तो सोशल मीडिया होने की वजह से इस सोसाइटी में थोड़ा एक्सेप्टेबल हो गया है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है, एंड इसको अपन को प्रोफेशनली भी डील करना पड़ सकता एब्सोल्युटली। है। आई तो थिंक यू मेंशन अ बेस्ट रिजॉल्व कि हमारे मेंटल हेल्थ के खराब होने की एक रीजन ये है कि हम दूसरों की उम्मीदों का भार ढो रहे होते हैं, और हमें लगता है कि यार मेरी हेल्थ खराब हो रही है और मैं शायद ये उम्मीदों पर ना खरा उतर पाऊंगा, मेरी जो परसीव्ड इमेज है वो डाउन हो जाएगी। और पर हमें लिटरली ना, हमें ये नहीं पता होता कि जो हम हमसे उम्मीद रखते हैं वो हमसे प्यार भी करते हैं। अगर हम हम्म। कम्युनिकेट करेंगे ना कि बॉस आई एम हैविंग दिस हाँ। प्रॉब्लम, दे विल कम फ्रॉम वो दिल से कि सो आई रिमेम्बर पर्सनली कि मेरे को ये प्रॉब्लम दिल्ली में आई थी, मतलब कॉलेज में फर्स्ट हम्म। टाइम आ गई थी, ऐसे ब्रेन में स्ट्रेन हो गया था। तो मैं दिल्ली शिफ्ट कर गया मेंस की प्रिपरेशन के लिए, मेंस था। एंड देन लाइक आई सो मेरे को जैसे क्या था ना कि आंख में प्रॉब्लम आई थी एक तरीके से, और आंख हम्म। का की वजह से स्ट्रेन आया था। तो हम्म। मैंने जो स्पेक लगाया उसकी वजह से मुझे बहुत ऐसे एकदम ड्रेन फील हुआ, एकदम एग्जॉशन फील हुआ। तो मैं सब छोड़ छाड़ के गांव चला गया, घर रहने लगा। तो हम्म। अब मेरी मम्मी मुझे अलाउ नहीं कर रही वापस आने के लिए, बोला नहीं नहीं, तेरे को एग्जाम देना है तो यहीं से दे ले, या फिर हाँ। तू छोड़ दे एग्जाम। तो दैट टाइम हाँ। आई रियलाइज कि फॉर इफ आई हैव कम्युनिकेटेड देम आई एम हैविंग प्रॉब्लम, माय पेरेंट्स वुड बी लाइक बच्चा बचाओ, एग्जाम गया भाड़ में। So I think हाँ। we should communicate to the people who we feel that we are carrying the burden of their expectation, and it can help a हम्म। lot in resolving our mental burden. So thanks a lot राइट। for sharing this resolve. So moving forward, I would want to kind of, so we have kind of flown like इस journey में काफी बहते चले गए, but फिर भी I would हाँ। want to keep on going. एक और सवाल है मेरा अराउंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के, मतलब वो एक बहुत ही अनसर्टेन प्रिपरेशन है, राइट? And I think you would have definitely a fun journey of exploring for what doing for interview. So I would want to hear your journey, that how did you prepare and how one can prepare and how was your interview? हाँ, तो भाई पूरी जर्नी का बेस्ट पार्ट था इंटरव्यू प्रिपरेशन। मतलब मजा आ गया। तो होता क्या था, आई गॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब इंटरव्यू कैंडिडेट्स, जो हमने एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया। फर्स्ट इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ 2020 की, और वहाँ पे हम डिस्कस करते थे। ये कोरोना का टाइम था, कोरोना के टाइम की वजह से इंटरव्यू शिफ्ट हो गया था, तो हमारे पास इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए भी बहुत टाइम था। तो उस टाइम में हम डिस्कस करते थे व्हाट्सएप पे, डालते थे वीडियो कॉल्स पे, चैट करते थे, बोलने की कोशिश करते थे, एक दूसरे को इम्प्रूव करने की कोशिश करते थे। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स जहाँ पे नई दोस्ती बन रही थी, क्योंकि इससे पहले प्रिपरेशन जो थी वो थी कमरे के अंदर। मैं था, मेरा दोस्त था, मेरे जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है वो, और मेरे कमरे की दीवारें। ठीक है। अभी मेरे को लोगों से बात करने का मौका मिल रहा, तो मेरे को तो आ रहा था बहुत मजा। बाकी लोगों को भी आ रहा था। मेरे को बोलने का बहुत शौक है। ठीक है। मेरे को बोलने का मौका मिल रहा था, लोग कह रहे थे कि भाई तू बोल, हम तेरे से सवाल पूछेंगे, अगला तेरे को बोलना है। तो इससे बेहतर तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता था। सब बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। हम और क्या करते थे, न्यूज़पेपर डिस्कस करते थे हम मॉक्स लेते थे एक दूसरे का। ऐसा हम में से चार लोग पैनल बना लेते थे, डैफ लेके बैठ जाते थे, दूसरे बंदे को एंटर कराते थे, उससे एकदम प्रॉपर इंग्लिश में फॉर्मल तरीके से पूछ रहे हैं, सवाल जवाब चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हिट हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं करा, जो कि ऑब्वियस है। इंटरव्यू में आपके क्वेश्चन जो है हिट डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, प्रेडिक्ट करना। डैफ्ट में से कोई क्वेश्चन आ गया तो आ गया, बट उसको मैं प्रेडिक्ट करना नहीं मानता। अब डैफ्ट तो ठीक है, सभी पढ़ के जा रहे हैं। तो मेरा इंटरव्यू कैसा हुआ? मेरा इंटरव्यू हुआ एकदम खराब। 2020 का इंटरव्यू एकदम खराब। मैंने हर पॉसिबल गलती कर दी, राइट फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट। ठीक है। जो भी एक इंटरव्यू कैंडिडेट इंटरव्यू रूम में कर सकता है, मैंने सारी गलती कर दी। वहां पे गया, ठीक है,
बिना पूछे सीट पे बैठ गया। फिर मेरे को ध्यान आया तो खड़ा हो गया, फिर बैठ गया। ठीक है। हो गया। फिर मैम ने पहला क्वेश्चन, मेरे पैनल जो चेयर पर्सन थी वो फीमेल थी, तो मैम ने पहला क्वेश्चन पूछा कि भाई आईआईटी से इतने सारे जो लोग आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, हमें आईआईटीएंस को बैन कर देना चाहिए। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। मैंने कहा यार ये क्या फालतू की बात है, आईआईटी मतलब दिमाग में मेरे चल रहा था ये क्या फालतू की बात है, आईआईटीएंस को क्यों बैन करना चाहिए वो। बट मैं इसको प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर पाया था, क्योंकि मैम के पॉइंट भी सही थे कि भाई आईआईटीएंस को बैन कर देना चाहिए, कि लोग सरकार इतने रिसोर्सेज उन पर खर्च कर रही है अच्छा इंजीनियर बनाने के लिए, और तुम यहाँ पे घूम फिर के जो है जर्नलिस्ट बनने आ जाते हो। कि यहाँ पे जर्नलिस्ट बनने वाला काम तो कोई भी दूसरे कॉलेज का कर लेगा, इंजीनियर ही चाहिए हमें तो कोई लोकल कॉलेज का हम ले लेंगे। ठीक है। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है। अब उसको प्रॉपरली मैं डिफेंड नहीं कर पाया। मैंने कहा फाइनली बोलना पड़ गया मेरे को, मैम आई हैव टू थिंक मोर अबाउट दिस इशू। और फिर ऐसे स्माइल पास करके कि भगवान के लिए प्लीज छोड़ दे। ऐसा। ठीक है। सेकंड मेंबर का आया, सेकंड मेंबर ने कुछ कुछ पूछा, उसने डीएम की तरफ मेरे को ले जाने की कोशिश करी सिविल इंजीनियरिंग की वजह से। जिसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता था मेरे को कुछ। तो फिर फाइनली उन्होंने बोला कि डीएम का वो क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, और अगर बिल्डिंग बनानी है तो फिर उसमें क्या ध्यान रखना है। थर्ड वाले ने जो मेंबर थे उनने इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन पूछे। जो तो मेरे को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, और वहां पे मैं थोड़ा पैनिक मोड में स्टार्ट हो गया। वहां पे मैंने फंबल करना स्टार्ट कर दिया। मेरे को जो भी वर्ड्स है वो सब नहीं आ रहे थे। नेक्स्ट जो मेंबर थे वो फीमेल थी अगेन। ठीक है। बट अभी तक मैं इतना पैनिक कर चुका था कि मेरे को, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को मेरी जबान पे कंट्रोल नहीं है। तो मैं वहां पे ओके मैम की जगह ओके सर कर दिया। ओके सर बोल दिया, 2 बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया, सॉरी बोल दिया कि नहीं मैम मैं ये वो उनने 2-3 सवाल पूछे मेरे से अलग अलग, जिनका आंसर मैंने सेम दिया, मतलब सेम ही पैटर्न में, कि हाँ भाई हम सीसीटीवी कैमरा लगा लेंगे और हमारे पास वहां एक पे आके ऐसा। सेम बात कर दी। सेम बात। फाइनली लास्ट सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा। उनने तो मेरे होश ही उड़ा दिया। उन्होंने सीधा मेरे से पूछा कि एग्रीकल्चर के बारे में बताओ, ऑर्गेनिक फार्मिंग के 4 प्रकार कौन से होते हैं। और मेरे को तो कुछ ही नहीं पता। मैंने कहा सर ऑर्गेनिक फार्मिंग पूछा कोई है, मैं तो मतलब हूँ भी राजस्थान से, ये क्या है ये, यहाँ तो कुछ नहीं बन रहा है, कोई बैकग्राउंड भी नहीं आ रहा मेरा। फिर कुछ कुछ और पूछा। लास्ट क्वेश्चन मेरे को याद है, लास्ट क्वेश्चन मेरे को पूछा था कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है क्या जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। ठीक है। अभी ये जो डिसाइड करता है, ये इसका जो आंसर था वो था मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ठीक है। एमपीसी। जिसमें से मॉनेटरी पॉलिसी वो ऑलरेडी बोल चुके थे, मेरे को मात्र कमिटी ऐड करता था। मैंने मैंने इसका आंसर दिया कि हाँ सर होती है एमपीसी। ठीक है। उनने बोला फुल फॉर्म बताओ। मेरे को मॉनेटरी पॉलिसी भी याद नहीं आया। मैंने कहा सर एम स्टैंड फॉर मॉनेटरी एंड आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द रेस्ट। फिर उन्होंने मेरे पे पूरा गिव अप किया। बोला कि भाई तेरा रहने दे, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू जा। मैंने बोला ओके यू आर फ्री टू लीव। ठीक है। कोरोना का टाइम चल रहा था, मास्क पहन के जाना था और शील्ड पहन के जानी थी। इंटरव्यू के टाइम पे शील्ड उतार के अपने लैब पे रखनी थी। एग्जिट कर रहा हूँ, एग्जिट करते हुए मैं खड़ा हो गया बिना शील्ड को, अपने लैब पे सेट आए। वो शील्ड नीचे गिर गई। ठीक है। अब मैं और एम्बेरस्ड के एक तो पूरा इंटरव्यू खराब करा, जाते जाते तो सीधा जा सकता था, वो भी शील्ड नीचे गिरा दी। बाहर आया, मेरे को पूरी उम्मीद थी कि भाई अपन को तो 120 नंबर मिलने वाले हैं, अपन तो बॉटम पे आ रहे हैं। रिजल्ट आया, रिजल्ट में मेरे को मिले 173 मार्क्स, जो कि काफी काफी रिस्पेक्टेबल है। प्लीज। ठीक है। जैसा मैंने दिया था उसके हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा। फिर दूसरा इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ, इस इंटरव्यू में काफी अच्छा इंटरव्यू गया, एकदम स्मूथ मजेदार, मजा आ गया। सब आंसर एकदम टॉप नॉच, सब बढ़िया चल रहा है। मेरे को लगा इस बार 200 नंबर कहीं नहीं गए, कोई छीन ही सकता। मतलब पूरा दिन हुआ ना अगर, तो 195 नंबर है। इतना बढ़िया, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में। रिजल्ट आया, मार्क्स आया 165। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। ये क्या है। तो दिस वाज द टाइम आई आई रियलाइज्ड अगेन दैट यू एंड यूपीएससी स्टैंड फॉर अनप्रडिक्टेबिलिटी। कि कुछ भी होता है यहाँ पे, आपको जो लग रहा है ना कि ये होने वाला, ये होने वाला, वैसा बहुत मुश्किल हो जाता है प्रिडिक्ट करना। तो ये मेरा इंटरव्यू वाला पार्ट था, जो जर्नी का बेस्ट पार्ट बोलता हूँ मैं। बहुत मजा आया मेरे को।
सेम चीज ग्रुप बना के डिस्कस करना और ये सारी चीजें करना, ये सेम चीज हमने 22 के इंटरव्यू में भी करी थी। इससे मेरे काफी अच्छे दोस्त भी बने, फाइनली सिलेक्ट भी हुआ, तो हम पहले से ही जानते हैं, थैंक्स टू द इंटरव्यू प्रिपरेशन। यस सर। Great. My next question is, what is the interesting thing that you discovered in this entire UPSC journey? Probably about you, like कुछ philosophical ज्ञान, कुछ enlightenment, या फिर about the country, जो आपको लगता है कि यार ये इस जर्नी की देन है। हाँ यार बहुत सीखा यार, बहुत सीखा। तो पहले उन चीजों से बात करते हैं जो क्लियरली दिखती है, ठीक है। तो क्लियरली दिखने वाली चीजें, इंडिया के बारे में बहुत समझा, वर्ल्ड के बारे में बहुत समझा, सोसाइटी के बारे में बहुत समझा, दुनियादारी काम कैसे करती है इसके बारे में बहुत समझा, ठीक है। डिफरेंस मैं बताता हूँ, लाइक फॉर अ नॉन यूपीएससी पर्सन, क्योंकि ये पॉडकास्ट सिर्फ यूपीएससी वाले तो नहीं देख रहे, तो आप जो मूवीज देख रहे हो ना, वो मूवी देखने का मजा बदल जाता है यार। जब इतनी नॉलेज आ जाती है ना, एक बार यूपीएससी का आपने पूरा सिलेबस देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया ना, वो मूवी देखने का मजा बदल जाता है। आपको हर एक चीज पता होता है कि यार ये चीज ना यहाँ पे इसलिए डाली गई है, ये जो रेफरेंस आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है। तो वो टाइप का जो आपका दिमाग खुलना होता है ना, वो यूपीएससी के प्रिपरेशन से हुआ है। सोसाइटी कैसे काम करती है, सोसाइटी में किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स होते हैं, या फिर हम जैसे हैं, इंडिया जो अभी है, 2023 में इंडिया है, वो ऐसा क्यों है, कौन से लोग क्या कर रहे हैं, कौन से लोग क्या कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये सारी चीजें समझने का मौका मिला। बेसिक चीजें जैसे ज्योग्राफी में मेरा इंटरेस्ट था ना, ऑप्शनल ना होते हुए भी मैंने ज्योग्राफी काफी अच्छे से पढ़ी है, तो रिवर्स वगैरह और ये सब फोटोज देखता रहता था बैठ के, मैं मैप्स पे मैप बनाए जा रहे हैं, ये सारी चीजें जानने का मौका मिला। बढ़िया। अब आते हैं फिलोसफिकल पार्ट पे। ये है भाई सबसे इंटरेस्टिंग चीज। तो फिलोसफिकल पार्ट में एक तो मेरे को कॉलेज टाइम से ही, जैसे कॉलेज में बोलते थे, सूफियाना बातें करना बहुत ही पसंद है। बैठा लो सूफियाना बातें करा लो, फिलोसफी एकदम क्या, हाँ। वेट लिफ्टिंग के डिनर वगैरह के बाद भी वेट लिफ्टिंग वाले सारे बैठ के बात करते थे कि ये वर्ल्ड जो है ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया, डू एलियंस एग्जिस्ट, ऑफ कोर्स दे एग्जिस्ट, ये सारे डिस्कशन चल रहे हैं। ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, पीछे देखना आसान है, आगे देखना मुश्किल है, ये फिलोसफी चल रही है। तो यहाँ पे ऊपर से मेरा ऑप्शनल था पीएसआई यार, वहाँ पे मेरे को बहुत बड़े बड़े मारुति सॉकर्स स्कॉलर्स का थॉट प्रोसेस जानने का मौका मिला। सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, उस टाइम से चालू करा इंडिया में। एम एन रॉय को समझना इतना मुश्किल है, एम एन रॉय, अम्बेडकर, तो मेरा एक्सपोजर बढ़ता गया। ठीक है, अरविंदो घोष, इन सारे लोगों की जो फिलोसफीज थी, जो सोच थी, सोच जैसी थी वो क्यों थी, ठीक है, ये सब जानने का मौका मिला। तो इट इट एड्स अ डेप्थ टू योर पर्सनालिटी। एक बहुत अच्छी बात तो नहीं है, बट दिस इज अ हार्श ट्रुथ। यूपीएससी की जर्नी में आप जब एंटर कर जाते हो, तो आपको बहुत बार बोला जाता है कि एक बार एंटर करने के बाद, एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद, जिसने यूपीएससी की जर्नी नहीं करी है या फिर नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट, नॉन यूपीएससी पर्सन है, उससे बात करना तुम्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि यू विल फील द शैलोनेस इन देयर आर्गुमेंट। ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा कि जिसने यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करा वो नालायक है, नहीं, बट मोस्टली जनता शैलो आर्गुमेंट पे चलती है, वन साइड ऑफ द पिक्चर देख के चल रही है। आप हो इंटेलिजेंट हो, बिल्कुल हो, बट उतना इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होना मुश्किल है। एक चीज पर्टिकुलर जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो मेरे को यूपीएससी की प्रिपरेशन में इनिशियल कुछ सालों में ही समझ आ गया था, भाई समझाने से कोई नहीं समझता है। ये लर्निंग थी। मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि भाई तू गलत पढ़ रहा है, ऐसे नहीं पढ़ना है। मैंने निकाला है प्री, मेरे से पूछ कैसे पढ़ना है, भाई जो तू पढ़ रहा है वो गलत पढ़ रहा है, ऐसे टेस्ट नहीं करते हैं, ये वाली चीज ऐसे नहीं पढ़ते हैं। इंसान को समझ ही नहीं आ रही, और मैं एकदम उसके हित के लिए बता रहा हूँ। वो खुद आया है मेरे से पूछने, ऐसा भी नहीं है कि मैं जबरदस्ती ज्ञान देने का, वो खुद आया है मेरे से पूछने, मैं उसको समझा रहा हूँ, और उस चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो मेरे को तब रियलाइज हुआ कि यार इंसान को ना समझाने से इंसान समझता नहीं है, क्योंकि अगर इंसान को समझाने से ही समझ जाता ना, तो ये दुनिया बहुत अलग होती। बुद्ध ने बहुत कोशिश करी समझाने की, इस कौन समझा, कुछ चंद 500 600 मे बी, थोड़े साल बाद जाके ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल समझ गए। ठीक है। वही चीज अगर सब लोग समझ जाते तो यार दुनिया अलग ही हो जाती। समझाने से अगर कोई समझ ही रहा होता तो ये दुनिया बहुत ही अलग होती।
तो लर्निंग मेरी ये थी कि यार ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी किसी और को समझाने के लिए या किसी और का भला करने के लिए। जिसका भला होना होएगा वो खुद अपना भला कर लेगा। आप बता दो, आप अपना ओपिनियन दे दो, आप थोप नहीं पाओगे किसी पे। ये Absolutely, मेरा सबसे बड़ा लर्निंग था। absolutely. So the last final conclusion, that any tips or advice that you have for somebody who probably just getting started or is in the zone or in the phase of UPSC preparation. Yeah, I'll like to take this as an opportunity to give a couple of advices. एक नहीं है, तुमने एक मांगा, मैं दो तीन। इतना लंबा जर्नी रहे तो इतना तो बनता है मेरा। तो तो फर्स्ट इज कि आप एक तो एग्जिट पॉइंट डिसाइड करके आओ भाई। आप यहाँ पे ये डिसाइड नहीं करके आ सकते कि आप अटेम्प्ट देते रहोगे जब तक अटेम्प्ट खत्म नहीं होगा। यूपीएससी बोलते हैं 6 अटेम्प्ट दे दो, का मतलब ये नहीं है कि आपको 6 अटेम्प्ट देने हैं। आप अपना एग्जिट पॉइंट डिसाइड करके आओ कि भाई मैं अपना बेस्ट दूंगा, या फिर मैं अगर 2 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट में सेम जगह अटक गया तो मैं एग्जिट ले लूंगा। बिकॉज इट इज वाइजर टू एग्जिट एट द राइट टाइम। समय निकल जाने के बाद आपको धक्का दिया जा रहा है बाहर, वो इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट का आप एग्जिट पॉइंट एक डिसाइड करके आओ। आप एग्जिट करने के बाद वापस से आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक बार एग्जिट पॉइंट डिसाइड करके आना। दूसरा, जीते रहना। अपन को यूपीएससी के प्रिपरेशन में जीवित रहना। क्रिकेट खेलना पसंद है, जाके खेलो कभी कभी। पेंटिंग करना पसंद है, कभी कभी कर लो जाके। कुछ और मूवीज देखना पसंद है, जाइए मूवीज देखिए। मेरा खुद का जो शेड्यूल रहता था वो सुधारने के बाद, शुरुआत में ऐसा था कि 24/7 पढ़ाई करना है, बट ठोकर खाई, ठोकर खाने के बाद समझने के बाद मेरा शेड्यूल रहता था 6.5 दिन का। जो बचा हुआ संडे का सेकंड हाफ होता था, आई मेड श्योर कि मैं इस दिन में या इस पार्ट में मैं हर चीज करूंगा अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी की प्रिपरेशन या एनीथिंग रिलेटेड टू स्टडी। क्योंकि मेरे को अपने आप को, अपने अंदर के इंसान को मरने नहीं देना था। अकेडमिक आप पढ़ पढ़ के आप अगर सेलेक्ट भी हो जाओगे ना, सेलेक्ट होने के बाद फिर आपके जीवन में कुछ बचेगा नहीं। आपको किसी भी चीज में रस नहीं आ रहा है, आपको किसी भी चीज में मजा नहीं आ रहा है। आप बस आप बस एग्जिस्ट कर रहे हो, एक एनिमेट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो, विदाउट एनी इमोशंस, विदाउट एनी एक्साइटमेंट इन योर लाइफ। तो वो सारी चीजें कभी जो है मरने देनी नहीं है। Hmm. एंड थर्ड इज, यूपीएससी के लिए आप एंटर कर रहे हो, सिलेक्शन के लिए बिल्कुल एंटर मत करो। आप सेटिस्फैक्शन को चेज करो। सिलेक्शन होना ना होना इज डिपेंडेंट ऑन मेनी थिंग्स जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। मैंने पहले भी बोला, एग्जामिनर के क्या क्या सोच के क्वेश्चन डाले, ऑप्शंस आपको समझ में आए नहीं आए, आपने जो लिखा वो एग्जामिनर को समझ में गया, देर आर बाकी लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपके हाथ में है ही नहीं। जो एक चीज है आपके हाथ में जो आप कर सकते हो वो है मेहनत, और जो एक चीज है जो आप पा सकते हो अपने एक्शन से वो है सेटिस्फैक्शन। सो द थिंग यू शुड चेज इज सेटिस्फैक्शन, कि मैंने मेरा 100% दिया। सिलेक्शन होना ना होना वॉज एक्चुअली बियॉन्ड माई हैंड। आप इस पे कंट्रोल था ही नहीं मेरा कभी। वो सेटिस्फेक्शन मिल गया ना, तो आपका अगर नहीं भी हुआ इन अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस, आप जीवन में बहुत आसानी से आगे बढ़ जाओगे, आप खुश रहोगे जीवन में। बट ये सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ कि मैंने अपना 100% नहीं दिया, तो आपको हो सकता है आप डीएम भी बन जाओ। ठीक है, आप ऐसी चीजों पे अनसेटिस्फाइड, आप आईएएस भी बन जाओ, आप ऐसी चीजों पे अनसेटिस्फाइड रहोगे जो मैटर नहीं कर रही एक्चुअल में। जैसे कैडर, आपको हमेशा लगता रहेगा कि यार मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लेता, 10 नंबर ज्यादा आ जाते, मेरा होम कैडर आ जाता, ये कहाँ मेरे को दूसरे स्टेट में डाल रखे हैं। तो जब तक वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा ना आपकी लाइफ में, आपको मजा ही नहीं आएगा। आपके अगले 30 साल 40 साल हो सकता है बर्बादी हो जाए, ऐसे ही अपने आप को अंदर ही अंदर जलते रहोगे। सो ये तीन मेरी तरफ से एडवाइस रहेंगे, पीस ऑफ विजडम, द कंक्लूजन ऑफ माय जर्नी। Absolutely, absolutely. And I feel again, like those whosoever clears UPSC and become the part of this club, big club. After that, also many of the people, because they have been ambitious for the life, that's why they have selected. And after that, because it becomes a better launching platform also. Like you definitely serve people, but then some people figure out their different niche also. Hey, boss, I think राइट। I'm good at it. I think I can probably pivot from here. I can do something else as well. So people take a different kind of journey altogether, because now they're satisfied that they have seen what really UPSC is, what internally it is. Now they can really detach for themselves from it, and they want to do anything extra.
दे विल बी फ्री, राइट। क्योंकि बहुत लोगों को मुझे हम्म। लगता है कि जैसे मैं मतलब आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल, एंड मेरा भी पर्सनल रीजन यही था कि मेरे को एक इमोशनल अटैचमेंट था विद द स्टेटस, विद ऑल ऑफ दैट. Once I really came into service, I somehow I was able to detach कि now I would want to chase satisfaction. I would want to be somewhere I'm more free, more independent, where I'm controlling my time. But that level of self-actualization came only just after coming into service. So service is not the end of the life. It's the I would say one part of life. So thanks a एग्जैक्टली। lot, sir. Yeah, हाँ, yeah. You were yes, एक please continue. वन वन लास्ट थिंग। Please, सो please, please. या लाइफ में क्या होता क्या है, आप आपको बोलते हैं ना कि 10वीं कर लो फिर लाइफ आसान है, 12वीं कर लो लाइफ आसान है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। ऐसा होता ही इनफैक्ट नहीं. ये एकदम उल्टा चलता है। आपने जितने अच्छे से 10वीं करी उतना ज्यादा डिफिकल्ट आपके लिए 11वीं 12वीं होने वाली है, क्योंकि 10वीं के हिसाब से आपके 11th 12th के सब्जेक्ट डिसाइड हो जाएंगे। जितने अच्छे से 12th करी उससे ज्यादा डिफिकल्ट आपका कॉलेज होने वाला है, क्योंकि मानो या ना मानो देर इज अ डिफरेंस इन द करिकुलम ऑफ आईआईटीज एंड द अदर कॉलेज। तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जितना आप 2 साल में पढ़ रहे थे आपको हर सेमेस्टर उतना निपटाना पड़ रहा है। आईआईटी से बहुत अच्छे से आप आगे निकल गए, ठीक है, अब आपको लग रहा है लाइफ सेटल है। अब आपको और ज्यादा मेहनत करनी है। यूपीएससी में अगर आपने हाथ रख लिया, आपको लग रहा है कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, आईपीएस बन जाऊंगा, मैं कुछ बन जाऊंगा, अब तो 9 से 5 की मेरी जॉब आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। नौकरी लगते ही, लाइक यू सेड, के चालू होते ही आपको रियलाइज हुआ कि इट वाज समथिंग एल्स। आपको बहुत मेहनत करनी होती है। एंड इफ यू आर अ सिंसियर पर्सन, इफ यू आर अ स्टूडियस पर्सन, तो आपको रेडी रहना चाहिए कि आपको जीवन के हर नेक्स्ट स्टेप पे, हर चेक पॉइंट बोलेंगे इसको, हर चेक पॉइंट के बाद ज्यादा मेहनत करनी है। एंड दीज आर ओनली चेक पॉइंट्स, दीज आर नॉट द एंड, कि हाँ ये Yes. हो गया अभी क्या करना है, वो वाली चीज आती है। You have really spit the truth of life. मतलब it's naked truth कि मेहनत या तो करनी ही है और बढ़ती ही जाएगी. Great. Thanks a lot, sir, for doing this podcast with me, and I really had a pleasure talking to you. बहुत मजा आया. सारा टाइम मैं हंसता रहा. So and so looking forward to your to see you in uniform, because I know the stature you have, the personality you have. मतलब you would look fantastic. वर्दी सूट करेगी, मतलब होता है ना कि हर इंसान पे वर्दी सूट नहीं करती, बट आई कैन अश्योर यू कि वर्दी सूट करेगी आप पर. So a very all the very best for your journey ahead. Thanks a lot. थैंक यू प्रेम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड ये जो ब्लेसिंग है कि वर्दी में बढ़िया लगोगे, एक्चुअल में यही ब्लेसिंग है जिसकी वजह से मैं आईपीएस में पहुंच गया हूँ। वरना कैंडिडेट तो यार मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं और टॉप करने वाला कैंडिडेट था, वो तो ब्लेसिंग्स के चक्कर में यहाँ पे आ गया मैं। लोगों ने बोला वर्दी ज्यादा तो सूट करेगी कार्तिक है. so yeah, thanks Prem for giving me this opportunity to share my journey. Even I had a great time going back all these years, सोचना एक बार के कैसा रहा कैसा नहीं रहा। आज तो थोड़ा लाइट मूड में हंसी मजाक में निकल गया है, बट हाँ जब ये सिचुएशन चल रही थी तो काफी सीरियस था। एंड देयर आर वेरियस टॉपिक्स लाइक मेंटल हेल्थ पर्टिकुलरली जिसके बारे में बात की जानी चाहिए। आई ऑल्सो विश अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, इस पे भी जो भी देख रहा है, जो भी पॉडकास्ट को देख रहा है, वो मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचना चालू करेंगे। सो थैंक यू प्रेम, एंड यू कैन कैरी ऑन। Absolutely. Thanks a lot.